अध्याय 1151 मृत्यु का सही अर्थ। पवित्र प्रकाश पर्वत की वाचा की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद चेन रूई का जीवन शांति में लौट आया। घर में समय समय पर हंसी की आवाज़ें आती रहती थीं। चेन रूई अक्सर अपनी प्यारी पत्नियों और छोटी बेटी के साथ जाता था, अपने दोस्तों के साथ मजाक करता था और कभी कभी महामहिम महारानी के विशेष मनोवैज्ञानिक शारीरिक सलाहकार बनने के लिए खूनी साम्राज्य और अंधेरी छाया साम्राज्य की दूर तक यात्रा करता था। हालांकि शैतान का 10 साल का अनुबंध अभी बाकी था, लेकिन उसकी मौजूदा ताकत को देखते हुए, खासकर पवित्र प्रकाश पर्वत की लड़ाई के बाद, उसे पहले जैसी घबराहट की जरूरत नहीं थी। बस एक चीज जिसमें उसने ढिलाई नहीं बरती थी, वह थी प्रशिक्षण। सिर्फ चेन रूई ही नहीं, बल्कि बाकी लोग भी। पिछले तनावपूर्ण माहौल और विकसित प्रशिक्षण आदतों के बीच एक खास रिश्ता जरूर था, लेकिन यह एक सक्रिय और सचेत व्यवहार ज्यादा था। इस बार भयानक तैरती धरती का विशेष प्रशिक्षण फिर से शुरू हो गया था। छद्म देव अजगर और जोला, 3 महारानियां जिनके पास समय नहीं था, गर्भवती एथेना और गैर लड़ाकों को छोड़कर परिवार और मित्र समूह के लगभग सभी सदस्यों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया। चेन रूई के लिए सुपर सिस्टम के ब्रह्मांड में जितने ज्यादा देवता होंगे, उसकी आस्था उतनी ही शुद्ध और व्यापक होगी और उसकी अपनी शक्ति उतनी ही प्रबल होगी। पवित्र प्रकाश पर्वत की लड़ाई में यह बात पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी थी। यहाँ तक कि राफेल, जिसके पास लगभग अमर प्रकाश पुनर्प्राप्ति का शरीर था, वह भी 18 देवताओं की शक्ति से युक्त सर्व तारा देव दृश्य को ग्रहण न कर पाता। चूंकि सुपरलिंक की संख्या अनंत नहीं थी और सुपरलिंक के लक्ष्यों को अनिश्चित काल तक विस्तारित नहीं किया जा सकता था, इसलिए चेन रूई को सावधानीपूर्वक जांच करनी पड़ी। सबसे महत्वपूर्ण कारक निस्संदेह विश्वसनीयता थी। टेटेनिस और एल्डास जैसे कई विश्वसनीय मित्र एक स्टार वृद्धि प्राप्त करने वाले लोगों का एक नया समूह बन गए थे, और 2 अधीनस्थों सेलिन और सिकली को मूल रूप से एक स्टार वृद्धि दी गई थी। कोई बर्बादी नहीं की भावना से चेन रूई ने उन दोनों को भी 2 स्टार वृद्धि दी। क्या ये लोग 2 स्टार वृद्धि के रहस्य को समझ पाएंगे, ये भाग्य पर निर्भर था। केवल गुरादम, एलिस, मेडिलू, जोआना और एना, जिन्होंने 2 स्टार की वृद्धि स्वीकार कर ली थी, अभी तक सफल नहीं हुए थे। बाकी 4 की तुलना में गुरादम विशेष रूप से विशिष्ट था। ये शव जादूगर इतना प्रतिभाशाली था कि वह भयानक तैरते हुए देश में एक भटकती आत्मा में बदलकर उसी प्रकार के जीवों को खाकर अपनी शक्ति को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा सकता था। इतना ही नहीं, गुरदाम अंधकार तत्व जादू में भी पारंगत था। उसने अंधकार तत्व से उत्पन्न मरे हुए जादू के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की थीं। शक्ति और बुद्धि के मामले में वह एक शक्तिशाली व्यक्ति था। फिर भी उसने वास्तव में 2 सितारा संवर्धन पूरा नहीं किया था। पायथन के अनुसार 2 सितारा संवर्धन की सफलता के लिए शक्ति केवल एक कारक थी, लेकिन यह एकमात्र कारक नहीं था। विश्वास और जीवन की समझ ही इसकी कुंजी थी। उदाहरण के लिए एडेलिन, जो लड़ाकू स्वभाव की नहीं थी, ने रोमन और अन्य लोगों से पहले 2 सितारा संवर्धन पूरा कर लिया और संगीत की देवी बन गई। चाहे जो भी हो, आंतरिक दृढ़ता एक आवश्यक शर्त थी। आंतरिक दृढ़ता काफी हद तक निष्ठा या विश्वास की मात्रा के समानुपाती थी। उदाहरण के लिए सैमुअल की शक्ति गुरादम से कहीं कम थी, लेकिन चेन रूई के प्रति उसकी निष्ठा को एक दृढ़ आस्तिक के रूप में वर्णित किया जा सकता था, जो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने स्वामी के लिए अपना जीवन बलिदान कर सकता था। इसी प्रकार की दृढ़ता ने सैमुअल को वफादारी का सही अर्थ समझाया और वह वफादारी और विश्वासयोग्यता का प्रभारी देवता बन गया। इसके विपरीत गुरदाम उस समय केवल स्वामी अधीनस्थ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को तैयार था। हालांकि उसने शिया और ओब्सीडियन के बीच युद्ध में बड़ा योगदान दिया था, वह केवल निष्क्रिय रूप से आज्ञाकारी था, वफादार नहीं। इस बार लाश का जादूगर सबके साथ अराजकता के दायरे में दाखिल हुआ। भटकती आत्माओं को लगातार एक ही स्तर के दुश्मनों को निगलने की अपनी सोने की उंगलियों पर भरोसा करते हुए उसकी शक्ति एक ही झटके में राज्य स्तर के चरम स्तर तक पहुंच गई। ये वह समय था जब गुरदाम ने चेन रूई की तलाश की। चेन रूई को हैरानी हुई कि जिस अधीनस्थ के साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, उसने अचानक अकेले में सलाह मांगी। उससे भी ज्यादा अजीब बात तो गुरदाम द्वारा उठाया गया विषय था, मृत्यु शक्ति का असली अर्थ। चेन रूई को थोड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ, गुरदाम ने सिर हिलाया। गुरु की वर्तमान शक्ति पहले ही विश्व में चरम पर पहुंच चुकी है। कृपया मुझे कुछ मार्गदर्शन दें। चेन रूई ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर पीछे हट रहा हूं, लेकिन मेरी शक्ति का मार्ग आम लोगों से अलग है। मृत्यु के बारे में मेरी समझ आपकी जितनी अच्छी नहीं है, तो मैं आपकी शंकाओं का उत्तर कैसे दे सकता हूं? मैंने पहले मैडम पायथन से पूछा था। मैडम पायथन ने कहा था कि केवल मास्टर ही मेरी मदद कर सकते हैं। पायथन, चेन रूई ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। पायथन हमेशा से गुरदम की वफादारी और 2 स्टार संवर्धन की प्रगति से असंतुष्ट रही है। क्या उसका कोई और उद्देश्य है? दरअसल गुरदाम ने अपना सिर झुका लिया। ऐसा नहीं था कि जब मैं राज्य स्तर के चरम चरण पर पहुंचा तो मैं अर्ध देवता बनने के लिए उत्सुक था, बल्कि यह बोध मेरे लिए आसान था।
पहले, मैं चालाक तरीकों से अनगिनत भटकती आत्माओं की आत्मशक्ति को निगलने के लिए एक भटकती आत्मा में बदल जाता था, और मेरी शक्ति एक ही झटके में राज्य स्तर के प्रारंभिक चरण से राज्य स्तर के चरम चरण तक पहुंच जाती थी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जो निगल रहा हूं वह केवल सती शक्ति है। मृतकों की अचेतन आत्मशक्ति मेरी आत्मा में स्थिर है। न केवल इसे अवशोषित नहीं किया जा सकता, बल्कि मेरी आत्मा लगातार क्षीण और विभाजित हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और एक सच्ची भटकती आत्मा बन जाएगी जो स्वायत्तता की भावना खो देती है। एकमात्र उपाय मृत्यु के वास्तविक अर्थ को समझना, अपनी भस्म हुई आत्मशक्ति को अपने उपयोग में लाना और अपने संकट का पूर्ण समाधान करना है। ये कैसे हो सकता है? चेन रुई की भौहें और भी तन गईं। सामान्यतः एक शव परीक्षक अमर होता है। जब तक जीवन पेटी में आत्मा का सार क्षतिग्रस्त न हो, तब तक शरीर नष्ट होने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होती। लेकिन अब गुरदाम ने स्वयं कहा कि उसकी आत्मा में कुछ गड़बड़ है। जीवन पेटी किसी रहस्यमयी जगह पर छिपी होने पर भी उसका कोई उपयोग नहीं था। गुरदाम की आत्मा के लुप्त होते ही जीवन पेटी भी स्वतः ही नष्ट हो जाएगी और केवल राज्य स्तर के चरम स्तर का एक अचेतन शरीर ही बचेगा। ये भयानक तैरती भूमि में भटकती अन्य आत्माओं से कुछ अलग नहीं था। इसलिए पायथन से संकेत मिलने के बाद गुरदम ने तुरंत चेन रुई से सलाह ली। सच कहूं तो मृत्यु का मार्ग मेरे लिए एक अपरिचित क्षेत्र है और मेरे पास केवल विनाश की शक्ति है। चेन रुई के हाथों में एक हल्की रोशनी दिखाई दी और गुरदाम स्पष्ट रूप से द्रुतशीतन और शुद्ध विनाश शक्ति को महसूस कर सकता था। लेकिन गुरदाम, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि एक शव नेक्रोमेंसर के संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, जिसके पास मरे हुए की शक्ति है, विनाश और मृत्यु दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। गुरु के मार्गदर्शन ने मुझे उस समय बहुत प्रेरणा दी थी। गुरदाम ने अपना सिर हिलाया। मैडम पायथन ने कहा था कि वे भी कुछ नहीं कर सकती, केवल गुरु ही मुझे मृत्यु का सही अर्थ समझा सकते हैं। चेन रुई ने चुपचाप सोचा, पाइथन का इरादा चाहे जो भी हो, यह मेरे लिए वाकई एक बड़ी समस्या है। गुरदाम का असली मूल्य उसकी अपनी ताकत नहीं, बल्कि उसकी विशेष प्रतिभा थी। सबसे उत्कृष्ट मरे हुए जादूगर, मरे हुए शवों का जादूगर होने के नाते गुरदाम मरे हुए लोगों की एक विशाल सेना को नियंत्रित कर सकता था और भविष्य की योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। वह एक ऐसा अधीनस्थ था जिसे वफादारी के मुद्दों की परवाह किए बिना भी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता था। गुरदाम की वर्तमान स्थिति कुछ कुछ उसकी अपनी स्थिति और आत्मिक शक्ति से मिलती जुलती थी, जो आसमान छूती शक्ति के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिन भटकती आत्माओं को वह खा रहा था, उनकी शक्ति गुरदाम की आत्मा को कभी भी विस्फोट कर सकती थी। यह मार्शल आर्ट उपन्यासों में वर्णित आंतरिक शक्तिहीन एक साधारण व्यक्ति की तरह था, जिसमें अचानक दशकों की आंतरिक शक्ति भर गई हो और उसके पास उसे प्रवाहित और सक्रिय करने का कोई उपयुक्त तरीका न हो। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि एक दिन वह विस्फोटित होकर मर गया। इसलिए गुरदाम को सबसे ज्यादा जरूरत उस विधि की थी जो वर्तमान शक्ति से मेल खाती हो। अगर वह तथाकथित मृत्यु के सच्चे अर्थ को समझ पाता, तो न सिर्फ वह उन अचेतन आत्मिक शक्तियों को आत्मसात कर पाता, बल्कि उसकी शक्ति भी उच्चतर स्तर तक पहुंच पाती। समस्या ये थी कि चेन रुई खुद मरे हुए लोगों की शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता था। उस समय गुरदाम को मूर्ख बनाने वाली प्राचीन विरासत दरअसल किसी दूसरे खेल से चुराई गई थी। चेन रुई के विचारमग्न भाव को देखकर गुरदाम ने बीच में बोलने के लिए कोई आवाज नहीं की और काफी देर तक सम्मानपूर्वक खड़ा रहा, इससे पहले कि चेन रुई ने कहा, मैं आपको मृत्यु की शक्ति को समझाने के लिए केवल एक ही तरीका सोच सकता हूं। गुरदाम बहुत खुश हुआ और जल्दी से पूछा, कौन सी विधि? मेरे पास न केवल विनाश की उत्पत्ति की शक्ति है, बल्कि सृजन की उत्पत्ति की शक्ति भी है। चेन रुई के हाथों में विनाश की उत्पत्ति की तुलना में एक बिल्कुल अलग शक्ति श्वास दिखाई दी। सृजन की उत्पत्ति को समझना मेरे लिए विनाश की उत्पत्ति से कहीं अधिक कठिन था। खासकर शुरुआती दौर में मैं लगभग नष्ट हो गया था। हालांकि मैंने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया और एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, यानी विनाश की उत्पत्ति के बिल्कुल विपरीत उत्पत्ति से सृजन को समझना। शैतान, जिसे ईश्वर का सबसे करीबी माना जाता था, ने भी इस तरह की विपरीत समझ का प्रयास किया, सृजन की उत्पत्ति के माध्यम से विनाश की उत्पत्ति को समझा। गुरदाम हजारों वर्षों तक जीवित रहा था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से समझा, गुरु का मतलब जीवन शक्ति से मृत्यु शक्ति को समझना है। मैं सीधे मृत्यु के मार्ग पर जाकर तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास जीवन के कुछ साधन जरूर हैं। चेन रुई के हाथों में सृजन और विनाश की उत्पत्ति तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह जीवन शक्ति से भरी एक काली ज्वाला ने ले ली। इस प्रकार की जीवन शक्ति ने गुरदाम को संकट का एक प्रबल बोध कराया, निर्वाण शक्ति जो मरे हुओं की अभिशाप थी। उसी समय चेन रुई के सिर पर एक क्रिस्टल जैसा सफेद मुकुट प्रकट हुआ। दिव्य श्वास ने गुरदाम की आत्मा को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। दिव्य उपचार सबसे शक्तिशाली उपचार जो सभी प्रकार की गंभीर चोटों को ठीक कर सकता है और ये लगभग मृतकों को वापस ला सकता है।
लेकिन मरे हुए लोगों के लिए यह एक घातक ब्लेड से कम नहीं था अगर इसे गुर्दम पर सक्रिय किया गया था। गुर्दाम, ये दोनों शक्तियाँ जो जीवन के लिए खतरा पैदा करेंगी, इन्हें मृत्यु के निकट की स्थिति कहा जा सकता है। क्या आपने इस पर स्पष्ट रूप से विचार किया है? लाश का जादूगर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अपनी आत्मा को खोकर अनजाने में भटकती आत्मा बनने से बेहतर है कि मैं होश में रहते हुए ही मरने का रास्ता चुन लूं। वैसे, हालांकि यह रास्ता जीवन मरण का है, फिर भी जीने का एक रास्ता है। उससे पहले, गुरु कृपया मेरे लिए एक चीज रख लीजिए। चेन रुई ने लाश के जादूगर द्वारा दिए गए एक डिब्बे को देखा। उसने उसमें आत्मा के उतार चढ़ाव को महसूस किया और वह चौंक गया, ये तो मेरा जीवन बक्सा। शव परीक्षकों के पास न तो मांस था और न ही रक्त, उनके पास एक अस्थायी शरीर था। वे आमतौर पर अपनी आत्मा को किसी न किसी पात्र में संग्रहित करते थे। जब तक आत्मा का सार नष्ट नहीं हो जाता, वे शरीर का उपयोग करके अनंत काल तक पुनर्जीवित हो सकते थे। इस आत्मा पात्र को जीवन पेटी भी कहा जाता था। जीवन बॉक्स को नष्ट किए बिना लाश नेक्रोमेंसर को कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकेगा जब तक कि उसे वर्तमान आत्मा संकट का सामना न करना पड़े। गुरादम ने चेन रुई से जीवन बॉक्स रखने को कहा, जिससे निस्संदेह उसे जीवन रेखा मिल गई। दरअसल इस समय इसका वफादारी या किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। गुर्दम ने आह भरी, वैसे भी ये बक्सा कभी भी बेकार हो सकता है। एक बार जब गुरदाम मृत्यु की शक्ति का सही अर्थ नहीं समझ पाया तो उसकी आत्मा भटकती आत्माओं द्वारा निगल ली गई। वह पूरी तरह से अपने आप से वंचित हो गई, जिससे जीवन बॉक्स अर्थहीन हो गया। समझ गया, जिस वफादारी को तुम पहचानते हो वह असल में सिर्फ ताकत की वजह से है। उस शक्ति केंद्र के सामने समर्पण करो। चेन रुई हल्के से मुस्कुराया और जीवन पेटी उसके हाथ से गायब हो गई। हालांकि जीवन पेटी में एक खास आत्मिक शक्ति थी, लेकिन वह असल में जीवन नहीं थी, इसलिए भंडारण गोदाम उसे जमा कर सकता था। बहरहाल, मैं तुम्हारे स्वीकारोक्ति की कद्र करता हूँ। मैं जीवन पेटी स्वीकार करता हूँ। जब तुम तैयार हो जाओगी तो मैं तुम्हें मृत्यु की शक्ति समझने में मदद करूँगा। अगर तुम सचमुच इसे सहन नहीं कर पाओगे और खुद को मिटा दोगे या खो दोगे और एक भटकती आत्मा बन जाओगे, तो मैं तुम्हें या तुम्हारे जीवन पेटी को अपने हाथों से दफना दूंगा। धन्यवाद, गुरु। शव नेक्रोमेंसर ने एक सम्मानजनक अभिव्यक्ति दिखाए और गहराई से झुका। स्टार कॉन्फरिंग प्लेटफॉर्म, सम्राट डिटेरेंस के कारण निष्क्रिय व्यवहार के कारण नहीं, बल्कि हार्दिक सम्मान के साथ। अध्याय 1152, मृत्यु देवता और शासन ऊर्जा। यह नमक में पका बैंगनी अखरोट का दाना एक नया उत्पाद है जो मैंने इस बार ग्रीन शेड एस्टेट व्यापार मेले में खरीदा है। एलिस ने स्नैक्स के कुछ पैकेट निकाले और एक पैकेट एडेलिन को देते हुए कहा, हर कोई इसे आजमाता है। एडेलिन ने इसे चखा और आश्चर्य से कहा, यह स्वादिष्ट है एलिस। बहुत अच्छा, एथेना ने सहमति में सिर हिलाया। खाना बंद करना मुश्किल है। किया को आमतौर पर इस तरह का छोटा मोटा नाश्ता पसंद था और उसने एक ही बार में आधा पैकेट खा लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि चेन रुई को इतना खाना पसंद है। हमारी छोटी राजकुमारी के लिए ग्रीन शेड एस्टेट की खास यात्रा करना वाकई परेशानी भरा है। छोटी सक्कुबस दासी ने एलिस के असली इरादे का खुलासा कर दिया, क्योंकि वह स्वामी थी और नमक में पके बैंगनी अखरोट की गिरी खरीदने के लिए डार्क मून को छोड़कर ग्रीन शेड एस्टेट जाने में जरा भी नहीं हिचकिचाई। एलिस शर्मा गई और बोली, टीचर जोला को भी ये पसंद है। यह अफसोस की बात है कि चेन रुई पगलियों और बाकियों को प्रशिक्षण के लिए भयानक तैरते हुए देश ले गया। जोला बंद कमरे में प्रशिक्षण के लिए पायथन के राज्य में गई। एथेना एलिस के मन की बात समझ गई और मुस्कुराई। उनमें से कोई भी इसे तुरंत नहीं समझ पाया। हाँ, एलिस का मूड थोड़ा उदास था। इस बार वह उत्साह से वापस दौड़ी, लेकिन चेन रुई वहां नहीं था। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि सभी को ये पसंद आया, खासकर डोडुओ को। बगल में बैठी डोडुओ ने अपने हाथों में रखे कुछ खा लिए थे और बोली, बहन एलिस, मुझे और चाहिए। ये आंटी हैं। एलिस ने बड़ी मेहनत से छोटी बच्ची की आदतन गलतियां सुधारी। उसने बस 2 बैग लिए और डोडुओ को दे दिए। समझ गई, सिस्टर एलिस। डोडुओ ने शीर्षक का जो प्रयोग किया था वह अपरिवर्तनीय था। उसे अचानक ये बात याद आई और उसने एक थैला रख दिया। पिताजी को खाना पसंद है। ये थैला पिताजी के लिए ही है। डोडुओ बहुत अच्छी लड़की है। किया ने डोडुओ को उठाया और प्यार से डोडुओ की चोटी को छुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि डोडुओ के पिताजी ने कहा कि उनकी बेटी उनकी आंखों का तारा है। चिंता मत करो डोडुओ, आंटी एलिस के पास और भी बहुत कुछ है। एलिस ने एक बड़ा बैग निकाला। ये डोडुओ के डैडी के लिए है। ठीक है। डोडुओ झुककर एलिस और किया को फिर से चूमा। अचानक छोटी बच्ची किया की बाहों से उठी और स्टार गेट की सामान्य दिशा में उड़ गई। पापा। डोडुओ को फायर फीनिक्स स्टिग्माटा के साथ एक विशेष समझ थी और वह हमेशा चेन रुई के आगमन को तुरंत महसूस कर सकता था। निस्संदेह चेन रुई का रूप सबके सामने आ गया। एथेना और अन्य सभी खड़े हो गए। वापस स्वागत है। किया ने उसे एक गिलास जूस पिलाया। मैं वापस आ गया हूँ। चेन रुई ने जूस पिया। उस जगह से मुझे कोई खास फायदा नहीं हुआ।
मैं उन्हें बस अंदर लाया था और बहुत पहले ही बाहर आ सकता था। चूंकि गुरदाम को ट्रेनिंग में कुछ दिक्कतें थीं, इसलिए मैं आज ही वापस आया हूँ। वापस आने का समय आ गया है। एथेना हंसी, एलिस के साथ ऐसा हुआ। पिताजी इसे खाते हैं। डोडुओ ने पहले ही चेन रुई के मुंह में एक अखरोट ठूंस दिया था। यह नमक में पका है। पिताजी को ये सबसे ज्यादा पसंद है। चेन रुई ने डोडुओ के सिर पर हाथ फेरा। शुक्रिया डोडुओ। ये वही है जो एलिस ने ग्रीन शेड एस्टेट से आपके लिए खरीदा है। एथेना के शब्दों से एलिस की आंखें चमक उठीं और उसने कृतज्ञता भरी नज़र से देखा। एलिस ग्रीन शेड एस्टेट गई। चेन रुई ने कुछ सोचा और सख्ती से कहा, हालांकि इससे मूड खराब हो रहा है, लेकिन एलिस, अब तुम डार्क मून की स्वामिनी हो। तुम्हारी हर हरकत पर एस्टेट की नज़र है, इसलिए तुम पहले की तरह बेपरवाह होकर जहां चाहो वहां नहीं जा सकती। ओह, एलिस ने जवाब दिया और अपना सिर नीचे कर लिया। एथेना ने देखा कि एलिस की आंखें थोड़ी लाल थीं। जैसे ही वह बोलने वाली थी, उसने अचानक देखा कि चेन रुई थोड़ा चौंक गया और एक विशेष अवस्था में आ गया। चेन रुई पहली बार इस तरह नहीं दिखाई दिया था। एथेना तुरंत समझ गई। किया ने सबसे तेज प्रतिक्रिया दी और डोडुओ को चेन रुई की बाहों से ले लिया। एडलिन एलिस को एक तरफ ले गई और उसे कुछ सांत्वना दी। चेन रुई की प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से सुपर सिस्टम के कारण थी। इंद्रियों में उतार चढ़ाव को देखते हुए सुपर सिस्टम ने फिर से एक ईश्वर का निर्माण किया था। उनकी चेतना गैलेक्सी दिव्यता मंदिर में प्रवेश कर गई और तुरंत ही विश्वास के टॉवर में प्रकट हो गई। विश्वास के टॉवर के सामने वेरोनिका के अलावा काले लबादे से ढकी एक रहस्यमयी आकृति भी थी। गुरादम। हालांकि चेन रुई ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि नया भगवान कौन बनेगा, फिर भी जब उसने लबादा पहने हुए व्यक्ति को देखा तो वह मन ही मन आश्चर्यचकित हो गया। गुरुजी। गुरदाम की आवाज़ बेकाबू उत्साह से भरी थी। उसने चेन रुई को गहरा प्रणाम किया। ये सम्मान पहले से कहीं ज्यादा सच्चा था। यह अविश्वसनीय है, इतनी जल्दी। चेन रुई का आश्चर्य भी उसके दिल की गहराइयों से निकला था। भयानक तैरती धरती को छोड़कर डार्क मून निवास पर लौटने से ठीक 2 दिन पहले गुरदम एक खास तौर पर बनाए गए पिंजरे में घुस गया। ये पिंजरा प्राचीन रूनों के रहस्य से बना था, लेकिन इसकी मूल शक्ति गुरदाम के लिए सबसे घातक निर्वाण शक्ति थी। बिना किसी विशेष प्रहार के भी यह उसमें मौजूद मृतात्मा की आत्मा को निरंतर पीड़ा देने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि कुछ दिन पहले प्राप्त दिव्य उपचार की तुलना में कम से कम ये दुखद रूप से चीख रहा था, जैसे कि उस पर सल्फ्यूरिक एसिड छिड़का गया हो। पिंजरे की एक और भयावह विशेषता थी, वह लगातार सिकुड़ता जा रहा था। एक बार जब यह अपनी सीमा तक सिकुड़ जाता तो गुरादम का शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाता और उसकी आत्मा को अपूरणीय क्षति पहुंचती। जब गुरादम हताश होकर दिव्य उपचार स्वीकार कर रहा था, तब तक उसकी आत्मा को काफी क्षति पहुंच चुकी थी और भस्म हो चुकी भटकती आत्माओं की शक्ति बार बार हमला करने लगी थी। अगर उसे फिर से गंभीर चोट लगती तो वह पहले ही फट जाता, अपनी आत्मा पूरी तरह खो देता और एक वास्तविक भटकती आत्मा बन जाता। ये प्रस्ताव खुद गुरादम ने रखा था। कभी मशहूर रहे इस अंधेरे तत्व के जादूगर में सब कुछ या कुछ भी नहीं का धैर्य था, जो तब स्पष्ट हुआ जब उसने विनाश के जोखिम पर खुद को एक लाश के जादूगर में बदल लिया। गुरदाम के विचार में अगर वह मृत्यु का सही अर्थ नहीं समझ पाया तो आत्मचेतना का लुप्त होना तो बस समय की बात है। इसलिए उसने पूरी ताकत लगा दी। एक बार जब वह सचमुच असफल हो गया तो वह अपनी नियति स्वीकार कर लेगा। गुरदाम से निकलती सांस से यह स्पष्ट था कि हताश करने वाला जुआ सफल हो गया था। इस दुनिया में आपका स्वागत है, मृत्यु देवता। वेरोनिका ने गुरादम को प्रणाम किया। जब गुरादम पहले गैलेक्सी डिविनिटी टेम्पल में प्रकट हुआ था तो वेरोनिका ने उसे मृत्यु देवता बनने के लिए आस्था के टॉवर में ले जाया था। लाश का जादूगर मूर्ख नहीं था। उसने दूसरों से वेरोनिका का नाम सुना था और जानता था कि वह मैडम में से एक है। उसने जल्दी से उसे प्रणाम किया। दरअसल वेरोनिका की समझदारी और सुपर सिस्टम की दुनिया से उसकी अच्छी तरह वाकिफ होने के कारण देवी बनना कोई समस्या नहीं थी। बस उसे अपनी आत्मा से पूरी तरह मेल खाता कोई प्रकाश तत्व शरीर नहीं मिला। अगर वह पायथन की गुप्त तकनीक में पारंगत भी हो जाती तो भी उसका पुनरुत्थान नहीं हो सकता था। इसके साथ ही एक छोटी सी इच्छा भी थी, पुनरुत्थान के बाद चेन रुई के लिए एक सृजन संतान को जन्म देना। दूसरे महाप्रणाली में देवताओं की संख्या बढ़ती जा रही थी और आस्था अनिवार्य रूप से एक दूसरे को प्रभावित करती थी। हालांकि हर देवता का एक संगत दैवज्ञ होता था, लेकिन उसके बिना जो सर्वोच्च दैवज्ञ था और जो समग्र स्थिति को नियंत्रित करता था, शायद हर तरह की अराजकता फैल जाती। सुपर सिस्टम के विश्वास के दृष्टिकोण से वेरोनिका किसी भी अन्य भगवान से कम महत्वपूर्ण नहीं थी। बहुत अच्छे सर डेथ गॉड। चेन रुई ने गुरादम की पोशाक को देखा। अगर आप एक बड़ी दरांती के साथ हों तो आप और भी खतरनाक दिखेंगे। वह हाथापाई वाला हथियार मेरे लिए बेकार है। क्या मास्टर भूल गए कि मैं एक जादू प्रशिक्षक हूँ? जाहिर है मेरे लिए एक छड़ी ज्यादा उपयुक्त है। गुरदम स्पष्ट रूप से क्रॉसओवर वाले व्यक्ति के व्यंग्य को समझ नहीं पाया।
चेन रुई ने अपनी गलतफहमी पर कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है मास्टर, जाने से पहले मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है। क्या बात है? गुरदाम की गंभीरता ने चेन रुई का ध्यान खींचा। यह विधि के अंश के बारे में है। जब गुरु मुझे पहली बार उस भयावह तैरते हुए देश में ले गए थे, तब से मैं भटकती आत्माओं और विधि के अंशों के विषय पर शोध कर रहा था। भटकती आत्माएं गायब होने के बाद विधि के अंश क्यों बनाती हैं? इस सृष्टि में बहुत अनियमितता है। हर भटकती आत्मा अंश उत्पन्न नहीं करेगी। इसी कारण मैंने एक गुप्त मरे हुए प्राणी की तकनीक का उपयोग करके स्वयं को एक भटकती आत्मा में बदलने का जोखिम भी उठाया। आज मृत्यु का अर्थ समझने और गुरु की दुनिया से मृत्यु से जुड़ी गहरी आस्था प्राप्त करने के बाद मुझे ये रहस्य समझ में आया। चेन रुई को एहसास हुआ कि गुरदाम के भटकती आत्मा में बदलने का मुख्य उद्देश्य दरअसल इसी तरह का शोध था। अकादमिक शोध की बात करें तो गुरदाम और जोला का जुनून एक जैसा था। अगर इस दुनिया में भी ज्ञान और अकादमिक देवता होते तो परी ड्रैगन और लाश का जादूगर निश्चित रूप से उनमें सच्चे आस्तिक होते। रहस्य। चेन रुई का दिमाग घूम गया। कानून का अंश मृत आत्मा की शेष श्रद्धा का सार होना चाहिए। गुरदाम के लबादे में चमकती लाल रोशनी और भी ज्यादा चमकने लगी। मृत्यु के मार्ग को अब मैं समझ गया हूँ और इस संसार की विशाल मृत्यु श्रद्धा शक्ति के साथ मिलकर मैं सीधे एक समान कानून ऊर्जा इकाई बना सकता हूँ। हालांकि ऊर्जा की तीव्रता और शुद्धता के मामले में यह वास्तविक कानून अंश से कमतर है। इसके अलावा अगर इसका इस्तेमाल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाए तो इसका प्रभाव और भी बुरा होगा। वाह! चेन रुई बहुत खुश हुआ। उसे तुरंत सितारों के शहर के लिए ज़रूरी नियम ऊर्जा का ख्याल आया, जो अब कानून के टुकड़े का सबसे ज़रूरी इस्तेमाल था। सितारों के शहर में नियम ऊर्जा सर्वोच्च श्रेणी की ऊर्जा थी। चाहे वह 3 मुख्य तोपों का सुपर एवोल्यूशन हो या सुपर लेवल प्राणियों का निर्माण, बड़ी मात्रा में नियम ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। पहले ये केवल भटकती आत्माओं का शिकार करके और कानून के अंशों को परिवर्तित करके ही प्राप्त की जा सकती थी। भटकती आत्माओं का शिकार करके कानून के अंश प्राप्त करने की संभावना बहुत कम थी। चेन रुई की टीम के प्रशिक्षण काल के दौरान भटकती आत्माओं की संख्या घटती हुई प्रतीत हो रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन यह अंततः समाप्त हो जाएगी। अब मृत्यु के वास्तविक अर्थ को समझने के बाद गुरादम वास्तव में मृत्यु देवता की महाशक्ति में आस्था का उपयोग करके अपनी स्वयं की नियम ऊर्जा का निर्माण कर सकता था। भले ही शुद्धता वास्तविक नियम अंश से कमतर हो, फिर भी उसे बड़ी मात्रा में नियम ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता था। इसका मतलब था कि जब तक ये तरीका कारगर रहा, सितारों के शहर का ऊर्जा संकट एक पूर्ण समाधान खोजने के बराबर था। ठीक है, नई अर्जित आस्था और जीवन शक्ति की आदत डालो, फिर इस दुनिया के मूल मरे हुए राज्य को मृत्युदेव राज्य में मिलाने का प्रयास करो। पाइथन इस क्षेत्र में बहुत अनुभवी है। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो तुम उससे मदद मांग सकते हो। उसके बाद तुम और मैं ब्लू लेक पर्वत श्रृंखला पर जाकर ये देखने की कोशिश करोगे कि क्या निर्मित विधि ऊर्जा इकाई को प्राचीन कीमिया सभ्यता की विशेष ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसा आदेश है, मैं पहले जाऊंगा। गुरदाम ने झुककर प्रणाम किया और उसकी आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। मैं भी व्यस्त रहने वाली हूँ। इस नए भगवान के पास अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका तुरंत समाधान जरूरी है। वेरोनिका ने चेन रुई की तरफ मुस्कुराकर देखा। चेन रुई ने सिर हिलाया और सुपर सिस्टम से बाहर निकल गया। उसकी चेतना डार्क मून निवास के शरीर में लौट आई और चेन रुई ने अपनी नज़रें एलिस पर गड़ा दी। हालांकि राजकुमारी लोली की आंखें थोड़ी लाल थीं, फिर भी उसने चेन रुई को देखा जो हक्का बक्का रह गया था। एलिस, हम कहाँ रुके थे? तुमने कहा था कि मैं जिद्दी नहीं हो सकती। राजकुमारी लोली ने फिर अपना सिर नीचे कर लिया। हाँ, अब तुम जवान नहीं रही। चाहे राजकुमारी हो या राजा, तुम्हें अपने शब्दों और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ओह, एलिस ने अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन उसे बहुत दुख हुआ। और भी। चेन रुई रुका, एलिस के सामने गया और प्यार से उसके सिर को छुआ। मुझे आपकी खरीदी हुई चीज़ें बहुत पसंद आईं। शुक्रिया। एलिस के कान खड़े हो गए और उसकी नम आंखें अचानक चमक उठीं। तो फिर भाई, चलो कल ब्लू लेक पर्वत श्रृंखला पर पिकनिक पर चलते हैं। फिर हम सितारों के शहर में लड़ने चलेंगे। इसे मेरे लिए शुक्रिया का तोहफा समझो। पिकनिक, डैडी। डोडो ने भी खुशी से अपना हाथ उठाया। ओह, ठीक है। मैडम लॉर्ड साफ तौर पर अब भी खेलना चाहती थीं। चेन रुई को थोड़ा सा असफलता का एहसास हुआ क्योंकि उनके भावुक उपदेश अनसुने रह गए। हालांकि ऐसे समय में मौज मस्ती करना सबसे महत्वपूर्ण बात है ना? अध्याय 1153, रात्रि भोज के समय आपातकाल। भयानक तैरती हुई धरती का परीक्षण आखिरकार समाप्त हो गया था। इस विशेष प्रशिक्षण में सभी ने कुछ न कुछ परिणाम हासिल किए थे। पगलियों को आखिरकार 2 साल के दायरे को पार करने, लाला लोली को पकड़ने और अर्ध देवता के मध्यवर्ती चरण तक पहुंचने की अपनी इच्छा पूरी हुई। हालांकि मास्टर पॉइजन ड्रैगन आगे बढ़ रहा था, फिर भी उसकी तत्परता जरा भी कम नहीं हुई, क्योंकि इसाबेला सफलतापूर्वक अर्ध देवता के स्तर तक पहुंच चुकी थी और उसके पीछे पीछे चल रही थी।
कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि वह कब पकड़ा जाएगा। हालांकि लालारिया भी उसी लोक में थी, इस लिली लोली को पायथन से सावधानीपूर्वक मार्गदर्शन मिला था। अर्धदेवता स्तर की शक्ति का उपयोग करने में वह उससे कहीं बेहतर थी। उसने कई गुप्त तकनीकें भी सीखी थीं। जब तक वह थंडर फ्लेल का उपयोग नहीं करता तब तक उसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। वर्तमान में रिश्तेदारों और दोस्तों के समूह में 4 लोग थे जो डेमी गॉड तक पहुंच चुके थे: कैथरीन, लालारिया, पैग्लियो और इसाबेला। इसाबेला को 2 तारा विकास की समझ पैग्लियो से भी पहले थी। सुपर सिस्टम की शक्ति पर भरोसा करते हुए उसने बहुत पहले ही असली साम्राज्य को समझ लिया था। अब बस समय की बात थी कि वह अर्धदेव तक पहुंच पाएगी। बाकी सभी की ताकत भी उसी हिसाब से बड़ी थी। गौरतलब है कि सबसे मेहनती सैमुअल आखिरकार सुपर लेवल में पहुंच गया था। चेन रुई के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि लाश नेक्रोमेंसर गुरादम थी। इस बार गुरादम ने न केवल 2 सितारा विकास को समझकर सुपर सिस्टम का मृत्यु देवता बन गया, जिससे चेन रुई की ठोस शक्ति, खासकर ऑल स्टार गॉड व्यू, काफ़ी बढ़ गई, लेकिन ये सबसे बड़ा आश्चर्य नहीं था। असली आश्चर्य ये था कि गुरादम ने कानून के टुकड़े का रहस्य सुलझा लिया था। वह मृत्यु देवता की आस्था शक्ति से कानून के टुकड़े जैसी एक ऊर्जा इकाई बना सकता था। बनाई गई मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी। ब्लू लेक पर्वत श्रृंखला सितारों के शहर के प्रयोग और विश्लेषण के बाद ये पुष्टि हो गई थी कि गुरादम द्वारा निर्मित ऊर्जा इकाई को उच्चतम श्रेणी की नियम ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। हालांकि गुणवत्ता और मात्रा वास्तविक नियमखंड से कमतर थी, फिर भी यह नियम ऊर्जा का सबसे विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने के बराबर थी। जब तक गुरादम और चेन रुई की मृत्यु नहीं हो जाती, वे अनंत नियम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते थे। इसका मतलब था कि सितारों का शहर नियंत्रणों की ऊपरी सीमा के भीतर लगातार उच्च स्तरीय इकाइयां बना सकता था। 3 मुख्य तोपें, जो अत्यधिक ऊर्जा खपत वाली थीं, अपनी सबसे प्रबल शक्ति का भी प्रयोग कर सकती थीं। तब से सितारों के शहर में चेन रुई की सबसे कठिन उच्च स्तरीय ऊर्जा समस्या आखिरकार सफलतापूर्वक हल हो गई थी। जहां तक भयानक तैरते देश में प्राप्त कानून के अंशों और कानून के क्रिस्टल बॉल्स की बात है, चेन रुई ने उन्हें इकट्ठा कर लिया था। कम से कम भविष्य में इसका इस्तेमाल कुछ लोगों की ताकत को तेजी से बढ़ाने के लिए किया जा सकता था। बेशक सुधार के इस तरीके के कुछ दुष्प्रभाव भी थे, जैसे कि सुपर लेवल के बाद दायरे को तोड़ना ज़्यादा मुश्किल हो गया था, वगैरह। फिर भी आम लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो जीवन भर सुपर तक नहीं पहुंच पाए, ये निश्चित रूप से एक ऐसा खजाना था जो उथल पुथल और युद्ध का कारण बन सकता था। जब चेन रुई ने पिछली बार एलिस को उपदेश दिया था, हालांकि राजकुमारी रॉयल हाइनेस और मैडम लॉर्ड को ज्यादा परवाह नहीं थी, फिर भी उन्होंने खुद को संयमित रखा। राजकुमारी रॉयल हाइनेस ने कई मौजूदा बड़े परिवारों को दबाने, उनका समर्थन करने और उनके साथ सहानुभूति रखने के लिए एक महिला लोमड़ी की रणनीति अपनाई, न कि इन परिवारों में समस्याओं की एक श्रृंखला के कारण, बल्कि राजनीतिक जरूरतों के कारण। इस आंदोलन के बाद डार्क मून एस्टेट में कई नए उपायों के कार्यान्वयन के साथ नए स्वामी की असली प्रतिष्ठा धीरे धीरे स्थापित हुई। आखिर एलिस कोई ऐसी इंसान तो थी नहीं जो चुपचाप बैठ जाए। उधर जोआना, सैमुअल और उसके मातहत बाकी लोग बहुत काबिल थे, इसलिए उसकी हैसियत स्थिर होने के बाद रॉयल हाइनेस लिटिल प्रिंसेस आसानी से सुपरवाइजर बन गईं। कुछ बड़े फैसलों को छोड़कर बाकी सब जोआना और बाकी लोगों को सौंप दिया गया। खैर, ये भाई के लोग हैं तो बिल्कुल विश्वसनीय हैं। मैं राजकुमारी भी देर सवेर भाई की ही होंगी। चेन रुई इस मामले में बिल्कुल असहाय था। सौभाग्य से डार्क मून का आधार मजबूत था और मुख्य शक्ति उसके अपने लोगों के हाथों में थी। डार्क मून एस्टेट के स्वामी बदलने का असली कारण वेल्स परिवार को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि एथेना अपनी होने वाली मां बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी और संपत्ति के मामलों को संभाल नहीं सकती थी, इसलिए उसने इस्तीफा देने की पेशकश की। शिया की इकलौती बहन और साम्राज्य की पहली राजकुमारी होने के नाते एलिस फॉलन एंजल साम्राज्य और दानव क्षेत्र की सबसे बड़ी संपत्ति को संभालने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार भी मानी जाती थी। ऐसा कहने के बाद यदि कोई और इस संपत्ति पर कब्जा कर लेता तो शिया की बात तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ तक कि चेन रुई, जिसने इस संपत्ति को विकसित किया था, भी इससे सहमत नहीं होता। शिया ने एलिस को डार्क मून में इसलिए रखा क्योंकि इस बहन का दिल कई साल पहले चेन रुई से जुड़ गया था और वह कभी नहीं डगमगाया था। अब ये कोई साधारण या अस्पष्ट पसंद नहीं रह गई थी। हालांकि साम्राज्य की पहली राजकुमारी होने के नाते विवाह साम्राज्य के हितों की पूर्ति के लिए ही था और अनगिनत प्रेमी थे, शिया ने एलिस पर कोई दबाव नहीं डाला। वह पहले ही एक दुर्लभ सुख की तलाश में थी, तो क्यों न अपनी इस सबसे प्यारी बहन को उसकी इच्छा पूरी करने दी जाए। जहां तक किसी आदमी के क्रिस्टल हरम के आकार की बात है, मैं फिर भी ज़रूरत पड़ने पर उसकी निंदा करूंगी और कठोर व्यवहार करूंगी और इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। खैर, गलती तो उस आदमी की है। इसलिए शिया ने चेन रुई से एक अप्रत्यक्ष शब्द कहा, एलिस अब जवान नहीं रही। इस वाक्य में एक महारानी और एक बहन होने का भाव पूरी तरह झलक रहा था।
दरअसल हालांकि एलिस देखने में बिल्कुल लोली जैसी थी, पर उसका व्यक्तित्व कभी बड़ा नहीं हुआ। हालांकि उसकी उम्र अब लोली नहीं रही। चेन रुई शाही महारानी छोटी राजकुमारी के विचारों से भली भांति परिचित था। वर्षों से ये कहना झूठ होगा कि वह पूरी तरह से उदासीन था, इसलिए उसने उसे एक वादा दिया था, लेकिन समस्या थी वह छोटा शरीर। उसने, जिसने कई वर्षों तक दिव्य शिक्षा ग्रहण की थी, अनिवार्य रूप से एक प्रबल अपराधबोध विकसित कर लिया था। आइए प्रवाह के साथ चलें। भाई, एलिस ने चेन रुई को विचलित नज़रों से देखा और गुस्से से अपना चेहरा फुला लिया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने हाथों से ये उबली हुई लाल धब्बेदार मछली बनाई है। तुमने इतनी देर तक चॉपस्टिक क्यों पकड़े रखी और एक निवाला भी नहीं खाया? क्योंकि वह चॉपस्टिक पकड़ने में बहुत सख्त है, चाकू से भी ज्यादा सख्त। रोमन ने आह भरी और अपने सामने रखी 2 बांस की चॉपस्टिक्स को देखा। पता नहीं नेताजी इसे इतनी अच्छी तरह कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं। वह तोफू भी पकड़ लेते हैं। छोटे रोमन, यह मुश्किल नहीं है। इसाबेला ने हल्के से चॉपस्टिक से कुछ बीन्स उठाईं और अपने मुंह में डाल लीं। योग्यता का मुद्दा। डेलिया ने अपना सिर हिलाया, उबले हुए सुअर की पसलियों का एक टुकड़ा लिया और एथेना के कटोरे में डाल दिया। एथेना, इसे और खाओ, बच्चे को पोषण की जरूरत है। एथेना मुस्कुराई और सिर हिलाकर कहा, आंटी एथेना, आप इसे खाए। डोडुओ ने एक मछली का गोला उठाया और उसे सावधानी से एथेना के मुंह के पास रख दिया। डोडुओ, अच्छी लड़की, आंटी तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। एथेना ने मछली की गेंद लेने के लिए अपना मुंह खोला और डोडुओ के छोटे से चेहरे को प्यार से छुआ। ये देखकर कि लिटिल डोडुओ चॉपस्टिक का उपयोग कर सकता है, रोमन पूरी तरह से हार गया। चेन रुई को फिर होश आया। उसने अपनी चॉपस्टिक निकाली और एलिस द्वारा लाई गई उबली हुई लाल धब्बेदार मछली का एक बड़ा कौर चखा। फिर उसने सिर हिलाया। यम्मी, एलिस का स्तर और भी ऊंचा होता जा रहा है। एलिस को मन ही मन गर्व हुआ। तभी सुश्री ब्लैक ड्रैगन, जो मछली खाना सबसे अधिक पसंद करती हैं, दौड़कर आई। मैं इसे आजमाऊंगी। ज्यादा मत खाओ, एलिस शेखी बघारते हुए बोली। मैंने इसे खास तौर पर अपने भाई के लिए बनाया है। अगर तुम्हें पसंद आया तो अगली बार जब तुम प्रिंसेस विला जाओगी तो मैं इसे खुद तुम्हारे लिए बनाऊंगी। ये काफी ताज़ा लग रहा है। सुश्री ब्लैक ड्रैगन ने स्वाद लेने के लिए एक निवाला लिया और अचानक भौहें चढ़ा दी। 1 मिनट रुको, पीछे का मांस इतना कठोर क्यों है? एलिस, ये स्पष्ट रूप से अधब का है। नामुमकिन। एलिस दंग रह गई। उसने जल्दी से अपनी चॉपस्टिक से उसे छुआ। बेशक मछली का मांस सिर्फ ऊपर से नरम था, लेकिन अंदर का मांस लाल और सख्त था। वह सचमुच अधब का था। ये तीखेपन की बात है, कोई बात नहीं। सामने वाला स्वाद वाकई लाजवाब है, तुम इसे चख सकती हो। एलिस ने इसे बड़े प्यार से बनाया है। एलिस का उदास चेहरा देखकर चेन रुई ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम इसमें थोड़ी सी सॉस डालकर थोड़ी देर भाप में पका लो। इसका स्वाद जरूर बेहतर होगा। हाँ, एलिस के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। वह खुशी खुशी प्लेट रसोई में ले गई। सर अंकल, छोटी बच्ची को रिझाने के आपके तरीके आपके चॉपस्टिक्स के हुनर जितने ही अच्छे हैं। रोमन ने आंखें भींचते हुए कहा, जब आपके पास समय हो तो मुझे भी कुछ तरीके से खाएं। अगर तुम 1 मिनट भी परेशानी नहीं खड़ी करोगे तो क्या मर जाओगे? चेन रुई ने रोमन को सीधे तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। बात तो यह है कि मैं भी सीखना चाहती हूँ। मेरा मकसद तो तुमसे भी बड़ा हरम खोलना है। लाला लोली ने भी आंख मारी। अगर ये वाकई काम का हो तो मैं पापा आपके साथ चलने के लिए अपना अनमोल शरीर कुर्बान करने पर भी विचार कर सकती हूँ। हो। चेन रुई ने भी लालारिया की बात अनसुनी कर दी और उसके दिमाग से इसाबेला की हंसी की आवाज़ आई। तुम्हारी लालारिया से कब मुलाकात हुई? पापा के साथ तुम कितनी बार मिली हो? तुमने राज छुपाकर अच्छा काम किया, हमें तो पता भी नहीं। ये सुपर सिस्टम देवता हॉट टॉक के विशेष कार्यों में से एक था। वे मन की आवाज़ को चालू कर सकते थे और एक निश्चित दूरी के भीतर एक दूसरे से संवाद कर सकते थे। किसी और को पता नहीं चलता। इस तरह की मन की बात कोई साधारण निजी चैट नहीं थी, बल्कि एक प्लेटफॉर्म के बराबर थी। चेन रुई की विशेष अनुमति से कई लोग एक साथ बात कर सकते थे, बिल्कुल किसी दूसरी दुनिया में एक अलग चैट चैनल की तरह। किया की आवाज़ भी गूंजी। ये बहुत दुखद है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब हम हाल ही में रोमांस कर रहे थे तो मैंने कई सारे पोस्टर बदले थे, फिर भी तुम अपना उत्साह नहीं बढ़ा पा रहे हो। चेन रुई अवाक रह गई। आत्मा को ऊपर नहीं उठा सकते का क्या मतलब है? और हाँ, मैं तो रात में कई बार स्खलित हो जाती हूँ। तुम छोटी सी सक्कुबस ने भी कई बार अपनी आत्मा खो दी है। तुम ऐसे अभद्र शब्द कैसे बोल सकती हो? अगर तुमने लालारिया को उकसाया ही था तो एलिस को इतनी देर तक इंतजार क्यों करवाया? एथेना ने आह भरी। ये बहुत निराशाजनक है। क्या सभी पुरुष इतने लालची होते हैं? यहाँ तक कि लालारिया भी, जिसे सिर्फ औरतें पसंद हैं। लगता है मुझे ओलिफियस से कहना होगा कि भविष्य में सावधान रहना। यानी एथेना, मैंने सुना है कि मृत सागर में हेलेन के अलावा एक और दोस्त है जो साथ साथ लड़ती थी। लगता है वो एडिलिन की बहन है। उसका नाम क्या है? तुम सब दूर होते जा रहे हो। सच में मेरा लालारिया से कोई रिश्ता नहीं था।
चेन रुई के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तीनों मैडम पत्नियों की व्यंग्यात्मक टिप्पणियों को देखकर उसे एहसास हुआ कि टीम ने उसके साथ छल किया है। वह खुद को पसीने से तरबतर हुए बिना नहीं रह सका, लेकिन शुक्र है कि उसने सिर्फ पत्नियों के लिए ही प्राइवेट जेट की अनुमति खोली थी। अगर बाकियों को भी जोड़ दिया होता तो उसका सिर फट ही जाता। इस समय उसके दिमाग में फिर से एक आवाज़ आई, चेन रुई, चेन रुई। फिर से चेन रुई ने इसे अनदेखा कर दिया और उसे अचानक लगा कि आवाज़ में कुछ गड़बड़ है। क्या ये पाइथन है? क्या पाइथन खूनी साम्राज्य के डूम कैलामिटी किंगडम में जोला के साथ प्रशिक्षण नहीं ले रहा है? वैसे पाइथन इस हरम के निजी चैट चैनल में कैसे शामिल हो सकता है? न दूरी संभव है, न अधिकार। नहीं, ये गैलेक्सी दिव्यता मंदिर होना चाहिए। यह आत्मा चेतना का निशान है जो भगवान बनने के बाद अलग हो गया। चेन रुई। फिर से पुकार सुनाई दी और चेन रुई बिना सोचे समझे गैलेक्सी दिव्यता मंदिर में प्रवेश कर गया। गैलेक्सी डिविनिटी मंदिर के मुख्य हॉल में पाइथन की बेचैनी भरी आवाज़ सुनाई दी। सिर्फ 3 वाक्य कहने के बाद वह गायब हो गई। डूम कैलामिटी किंगडम में आओ, हम एक मजबूत दुश्मन से मिले हैं। पगलियों को भी साथ ले आओ जल्दी। अध्याय 1154 प्लेग। चेन रुई, जिन्होंने सुपर सिस्टम छोड़ दिया था, अचानक खड़े हो गए, जिससे दिन का आनंद ले रहे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। पगलियों, तुरंत मेरे पीछे आओ। क्या हुआ? एथेना ने चिंतित होकर पूछा। जोला और पायथन एक मजबूत दुश्मन से मिले हैं और पायथन चाहता है कि पगलियों मेरे साथ चले। मैं? पगलियों ने आश्चर्य से अपनी नाक की ओर इशारा किया। खुद पाइथन भी मजबूत दुश्मन से नहीं निपट पाई तो मेरा क्या काम? क्या वो मैडम मुझे फिर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हैं? मास्टर पॉइजन ड्रैगन को सिरदर्द महसूस हुआ, लेकिन चेन रुई के हाव भाव से यह देखा जा सकता था कि यह मामला गंभीर होना चाहिए, न कि मजाक। इसलिए पगलियों बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत खड़ा हो गया। चलो चलें। सावधान रहो। एक साथ कई आवाज़ें सुनाई दी, न केवल एथेना और अन्य, बल्कि क्रोबेलस भी। हम करेंगे। चेन रुई ने सिर हिलाया और एथेना से कहा, मेरे लिए एलिस को बताओ। एक चमकती हुई रोशनी के साथ पगलियो टावर ऑफ ग्लोरी के अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया और स्टारगेट उसी समय चेन रुई के सामने प्रकट हो गया। वे दोनों वहीं गायब हो गए। दूर रसोई के दरवाजे पर खड़ी एलिस इस दृश्य से स्तब्ध रह गई। बर्तन में अभी भी भाप निकलती मछली को देखकर वह मुंह बनाए बिना नहीं रह सकी, लेकिन आखिरी वाक्य सुनकर छोटी राजकुमारी ने अपने होंठ काटे और फिर से मुस्कुरा दी। भाई, मैं अब भी उसके मन में बसा हूं। खूनी साम्राज्य के महल में धुंधली तारों वाली रोशनी वाला एक अंतरिक्ष द्वार खुला। चेन रुई बाहर उड़ गई। पायथन के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए युद्ध की स्थिति बहुत गंभीर होनी चाहिए, इसलिए चेन रुई टिफनी को देखने नहीं गए और सीधे मूल मैकेनिक एसोसिएशन भवन के ऊपर चले गए। 3 साल पहले सारियल के साथ युद्ध के दौरान आसपास के आम लोगों को परेशान न करने के लिए मैकेनिक एसोसिएशन एक नए स्थान पर चला गया। मूल इमारत में पुस्तक संग्रह कक्ष शामिल था, जहां सारियल का उपराज्य स्थित था, लेकिन टिफनी के विशेष आदेश के तहत उसे पूरी तरह से अलग कर दिया गया था। बाद में पाइथन ने सारियल चंद्रमा साम्राज्य को निगल लिया, जिसे पिछले कुछ वर्षों में सुधारा और पुनर्निर्मित किया गया था ताकि पुस्तक संग्रह हॉल की मूल चौथी मंजिल को पूरी तरह से बदल दिया जा सके। इसलिए मैकेनिक एसोसिएशन का पुराना स्थल अब तक अलग थलग पड़ा था। नए पुस्तक संग्रह हॉल की चौथी मंजिल कभी खुली नहीं थी। जहां तक चेन रुई को पता था, जिस दौरान वह अपने परिवार और दोस्तों को विशेष प्रशिक्षण के लिए भयानक तैरते हुए देश में ले जा रहा था, उसी दौरान पायथन द्वारा निर्मित पुस्तक संग्रह कक्ष की चौथी मंजिल लगभग पूरी हो चुकी थी। वह पूरे उपराज्य को नए स्थान पर स्थानांतरित करने की योजना बना रही थी। अप्रत्याशित रूप से ऐसी ही एक आपात स्थिति आ गई। इस स्थिति से नीचे देखने पर पास ही एक अजीब सी शक्ति श्वास बिखरी हुई थी। यहाँ तक कि चेन रुई द्वारा स्वयं अतीत में व्यवस्थित किए गए प्राचीन रून सुरक्षात्मक जादुई घेरे भी टूटे हुए प्रतीत हो रहे थे। इस विशेष शक्ति श्वास ने रून समूह की सुरक्षात्मक शक्ति को कमजोर कर दिया था। यह अभी भी पाइथन डूम कैलामिटी किंगडम से बह रही बची हुई शक्ति थी। इस बची हुई शक्ति से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुश्मन की ताकत पाइथन से किसी भी तरह कम नहीं थी। चेन रुई ने कुछ देर सोचा, लेकिन उसने पगलियों को नहीं छोड़ा और सीधे बुक कलेक्शन हॉल की ओर उड़ गया। पुस्तक संग्रह हॉल की इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। वह जितना पास आता गया, उसकी सांसें उतनी ही तेज होती गईं। जब चेन रुई पास आ रहा था तो सुपर सिस्टम ने पहले ही एक घातक जहर के बारे में चेतावनी दे दी थी। चेन रुई ने भौहें चढ़ाईं और पुस्तक संग्रह हॉल की ओर तेजी से बढ़ा। ये पहली बार नहीं था जब वह पायथन के डूम कैलामिटी किंगडम गया था। हालांकि यात्रा बेहद तेज थी, फिर भी परिधीय दृष्टि से विनाश के अनगिनत निशान दिखाई दे रहे थे, जिसमें राज्य का बाहरी स्थान भी शामिल था। पलक झपकते ही चेन रुई डूम कैलामिटी किंगडम में प्रवेश कर चुका था। डूम कैलामिटी किंगडम में प्रवेश करने के बाद चेन रुई ने तुरंत इस उपराज्य की असामान्यता की खोज की। पाइथन के विनाश के राज्य का एक हिस्सा दलदल था।
जमीन काली थी, लेकिन अंदर जबरदस्त जीवन शक्ति थी। हालांकि चेन रुई को इस समय बेजान सा महसूस हो रहा था। चाहे आसमान हो या धरती, सब गहरे नीले रंग से ढका हुआ था, जिससे लोग बेहद उदास महसूस कर रहे थे। सुपर सिस्टम से लगातार मिल रहे रिमाइंडर से चेन रुई का दिल बैठ गया। पाइथन की ताकत से डूम कैलामिटी किंगडम वास्तव में एक विशेष शक्ति से दूषित हो गया था। इससे पता चलता था कि आने वाला व्यक्ति कितना खतरनाक था। ब्रीज शैडो बूट्स उसके पैरों के नीचे प्रकट हुए और उसकी गति फिर से तेज हो गई। कुछ देर उड़ने के बाद आखिरकार उसे कुछ महसूस हुआ। सुपर सिस्टम के सर्वोच्च नियंत्रक होने के नाते एक निश्चित दूरी पर चेन रुई लिंक के अस्तित्व और गति को महसूस कर सकता था। वह तुरंत उस एहसास की दिशा में उड़ गया। आगे की दमनकारी शक्ति और भी प्रबल होती जा रही थी। इसका स्रोत दूर आकाश में लटकी एक गहरे नीले रंग की वस्तु थी, जो असल में एक क्रिस्टल संरचना वाला पिंजरा था। पिंजरे में बेहोश व्यक्ति परी ड्रैगन ज़ोला था। चेन रुई तुरंत आगे की ओर उड़ गया। उसके पास पहुंचने से पहले ही वह एक अजीब गहरे नीले रंग से दूषित हो चुका था। फिर एक विशाल बल ने उसे पीछे धकेल दिया। उसी समय क्षरणकारी शक्ति की लहरें तेजी से उसके शरीर और आत्मा पर आक्रमण कर रही थीं। पराक्रम। एक विचार के साथ चेन रुई ने ध्रुव तारा परिवर्तन को तुरंत सक्रिय कर दिया और प्रतिरोध तुरंत बहुत कमजोर हो गया। हालांकि गहरे नीले रंग का क्रिस्टल पिंजरा किसी जीवित प्राणी जैसा लग रहा था। जितना ज्यादा चेन रुई दबाव का विरोध करता और उसके पास जाता, उतना ही वह ताकत हासिल करता। अंदर ज़ोला ने एक हल्का सा दर्द भरा भाव दिखाया। चेन रुई को यह स्थिति देखकर आश्चर्य हुआ। वह जल्दी से पीछे हट गया। इस शक्ति में निहित विशेष शक्ति को महसूस करते हुए उसे पायथन के पिछले शब्द याद आ गए। उसने पगलियों को तुरंत महिमा के टॉवर से मुक्त कर दिया। जैसे ही पगलियो टॉवर ऑफ ग्लोरी से बाहर आया, उसने तुरंत अजीब गहरे नीले रंग की सांस महसूस की और बोला, प्लेग शक्ति। चेन रुई को अचानक एहसास हुआ कि पायथन ने विशेष रूप से पगलियों को लाने की घोषणा क्यों की। पगलियों ने पिंजरे के आसपास की स्थिति को देखा, कितनी शुद्ध प्लेग शक्ति। इस स्तर को छद्म देवता के उच्चतम स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था और इस पिंजरे की संरचना भी काफी कष्टदायक है। अगर हम इसे जबरदस्ती दबाएं या बाहर से हमला करें तो प्लेग शक्ति दुगुनी शक्ति से फट जाएगी। पगलियों की बात सुनकर चेन रुई के पसीने छूट गए। शुक्र है कि उसने अभी जबरदस्ती पिंजरा तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। क्या ज़ोला को बचाने का कोई रास्ता है? अगर यह किसी छद्म देवता की शक्ति है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जहां तक इस प्लेग शक्ति का सवाल है, मैं प्लेग देवता हूं। जहर वाले अजगर ने कंधे उचकाते हुए कहा, जाओ अजगर को ढूंढो, उसे मेरे पास छोड़ दो। जैसा कि पगलियों ने बताया, उसने पहले ही तारों वाला कवच पहन लिया था। ये नाजुक कवच चांदी और पन्ने की रोशनी से गुंथा हुआ था। उसके शरीर के चारों ओर तारों की रोशनी दिखाई दे रही थी। जहरीले अजगर ने अपने हाथों से एक रहस्यमयी रास्ता बनाया। चमकते तारों ने धुंधले ढंग से एक विशेष तारामंडल बनाया। इस तारामंडल की रोशनी में ज़ोला का गहरा नीला पिंजरा थोड़ा पतला होने लगा। अंतरिक्ष का गहरा नीला रंग भी तेजी से फीका पड़ने लगा। चेन रुई ने राहत की सांस ली। वह टिमटिमाया और बिजली की चमक में गायब हो गया। हालांकि डूम कैलामिटी किंगडम का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था, पर्पल पोल स्टार ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत और ब्रीज शैडो बूट्स की गति के साथ उसे यात्रा करने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि वह कई बार आगे पीछे हुआ, लेकिन उसे पायथन का आभास नहीं हुआ। उसे जमीन पर केवल विनाश के अतिरंजित निशान दिखाई दिए, जो कुछ समय पहले हुए एक भयानक युद्ध का संकेत दे रहे थे। पूरे राज्य का जीवन मानो लुप्त हो गया था। चेन रुई ने भौहें सिकोड़ लीं। पायथन से खबर मिलने के बाद वह पहले ही सबसे तेज गति से आ चुका था, लेकिन फिर भी वह एक कदम आगे था। पाइथन की ताकत अब माइकल से मुकाबला कर सकती थी। यह उसका घरेलू मैदान था और ज़ोला की मदद से भी फिर भी उसे इस हद तक तबाह कर दिया गया था। उसे चेन रुई से मदद मांगने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। इससे दुश्मन या शायद दुश्मनों की ताकत का पता चलता था। 3 प्रधान स्वर्गदूत, यह असंभव होना चाहिए। अगर 3 महादूत भी दानव लोक में आ जाएं, तो भी उन्हें पता नहीं चलेगा कि अजगर का राज्य यहीं है। यह मूल रूप से सारियल का राज्य था, लेकिन हमारे अपने लोगों के अलावा केवल 3 महादूतों को ही पता है कि सारियल का सफाया हो चुका है। बहुत संभव है कि ये दुश्मन सारियल के लिए आ रहा हो, लेकिन साथ ही वह पाइथन का भी दुश्मन है। चेन रुई ने जल्दी से अपने मन में विभिन्न संभावनाओं के बारे में अनुमान लगाया और वह पिछले गहरे नीले पिंजरे तक पहुंच गया। इस समय पगलियों की नक्षत्र शक्ति एक भंवर में बदल गई थी, जो पास की प्लेग शक्ति को सोख रही थी। पूरा राज्य धीरे धीरे ठीक हो रहा था। वह महामारी जो छद्म ईश्वर साम्राज्य के चरम चरण को संक्रमित करने के लिए पर्याप्त थी, पगलियों के लिए ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत हो सकती है। बेशक ये सिर्फ शुद्ध ऊर्जा का लक्षित अवशोषण था। अगर छद्म देवता की चरम अवस्था सचमुच पगलियों के सामने आकर अपनी छोटी उंगली हिला दे, तो वह जहरीले अजगर को कुचलकर मार डालने के लिए काफी होगी। जल्द ही ज़ोला को कैद करने वाला पिंजरा कुछ देर के लिए मंडराता रहा और फिर गायब हो गया।
जोला नीचे गिर गई, लेकिन चेन रूई ने उसे पकड़ लिया, जो तुरंत प्रकट हुआ। पगलियों की शक्ति वाकई काफी प्रभावशाली थी। परी ड्रैगन के चेहरे का गहरा नीलापन धीरे धीरे कम होता गया। आखिरकार उसने अपनी आंखें खोलीं। चेन रूई, जोला ने आश्चर्य से कहा, पाइथन कहाँ है? चेन रूई ने अपना सिर हिलाया, मुझे दुनिया में पायथन की आत्मा के निशान से एक ज़रूरी फ़ोन आया था। मैं डूम कैलामिटी किंगडम की ओर दौड़ा और मैंने सिर्फ तुम्हें यहाँ फंसा हुआ देखा, लेकिन मुझे पायथन नहीं मिला। दुश्मन कौन है? तुम और पायथन भी उसके विरोधी नहीं हैं। मुझे नहीं पता, मैं पाइथन के राज्य में बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहा था। अचानक एक झटके से मेरी नींद खुल गई। फिर मैंने पाइथन से आत्मिक शक्ति से एक आपातकालीन पुकार सुनी, जिसमें कहा गया था कि एक शक्तिशाली दुश्मन आ रहा है और मुझे पहले भागने दो और बचाव के लिए तुम्हें सूचित करो। जोला ने उस समय की घटना को याद करते हुए कहा, मैंने पाइथन की स्थानांतरण शक्ति स्वीकार कर ली थी और मैं इस राज्य से भागने ही वाला था कि मुझे दुश्मनों ने खोज लिया। दुश्मन 2 आदमी थे, दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे। उनमें से एक ने मुझे कैद कर लिया, फिर मैं बेहोश हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि एक से ज्यादा दुश्मन होंगे। चेन रूई ने फिर पूछा, जब तुम्हें कैद किया गया था तो क्या पाइथन भी पकड़ा गया था? नहीं, वह दूसरी तरफ भाग गई, उन दोनों को फुसलाकर भगाने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं बचकर निकल सकूं। लेकिन काले बालों और नीली आंखों वाले एक दुश्मन ने उसकी नीयत भांप ली और मुझ पर हमला कर दिया। बेहोश होने से पहले मुझे लगा कि मुझे कैद करने के बाद ये व्यक्ति पायथन का भी पीछा कर रहा है। चेन रूई समझ गई थी कि क्या हुआ था। पायथन की रणनीति सही थी। उसने दुश्मनों को फुसलाकर भगा दिया। दुश्मन जल्दी में था, इसलिए उसने जोला को केवल अस्थायी रूप से कैद किया था। अब वह तुरंत आया और प्लेग की शक्ति को नष्ट करने वाले पगलियों को लेकर आया और जोला को सफलतापूर्वक छुड़ाया। हालांकि चूंकि पायथन ने भागने का फैसला किया था, इसलिए दुश्मन भी छद्म देवता के चरम पर होंगे और उनमें जबरदस्त ताकत होगी। वह उनसे 1-2 नहीं कर सकती थी। संदेश भेजने के लिए सुपर सिस्टम में आत्मा को विभाजित करना कोई आसान काम नहीं था। इतनी खतरनाक लड़ाई में ध्यान भटकना जानलेवा था, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि उसने केवल 3 वाक्य ही कहे। इसलिए इस समय सबसे जरूरी काम उसे बचाना था। टीएल, क्या दानव क्षेत्र में अभी भी अधिक छद्म देवता हैं? अध्याय 1155, ठिकाना। जोला को सफलतापूर्वक बचा लिया गया था, लेकिन पायथन का ठिकाना अभी भी अज्ञात था और पूरे डूम कैलामिटी किंगडम का जीवन दुश्मन की महामारी से नष्ट हो गया था। अगर किसी अन्य सुपर लेवल प्रशिक्षक का उपराज्य इस तरह नष्ट हो जाता तो उस व्यक्ति की शक्ति बहुत कम हो जाती। वह केवल छद्म देवत्व की शक्ति का उपभोग कर सकता था। सौभाग्य से जिस राज्य पर पायथन वास्तव में निर्भर था वह सुपर सिस्टम का डूम कैलामिटी तारामंडल था, इसलिए उस पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन समान शक्ति वाले 2 शक्तिशाली शत्रुओं के सामने, विशेष रूप से उस प्रकार की बीमारी के सामने जो उसके डूम कैलामिटी पर एक निश्चित निरोधक प्रभाव डाल सकती थी, ये लड़ाई बेहद खतरनाक होनी चाहिए, इसलिए उसे जल्द से जल्द सहायता प्रदान करनी चाहिए। समस्या यह है कि छद्म देवता की गति और बदलाव का चरम बहुत तेज है। अब मुझे नहीं पता कि पायथन किस दिशा में भाग गया और सुपर सिस्टम से कोई नई खबर भी नहीं है, इसलिए मैं खोज करने के लिए अलग नहीं हो सकता। मैं पायथन को चाहे जहां भी ढूंढूं, जोला यहां बिल्कुल नहीं रह सकती। न सिर्फ इसलिए कि वह प्लेग पावर के प्रभाव से पूरी तरह उबर नहीं पाई है, बल्कि इसलिए भी कि कहीं दूसरा पक्ष गलती से वापस आकर उसे फिर से खतरे में न डाल दे। इसलिए चेन रूई सबसे पहले पगलियो और जोला को डूम कैलामिटी किंगडम छोड़ने के लिए ले आया। मैकेनिक एसोसिएशन की पुरानी साइट छोड़ने के बाद चेन रूई ने गलती से फिर से नए लिंक लक्ष्य को महसूस किया, जो टिफिनी निकला। चूंकि महामारी की शक्ति सुरक्षात्मक जादुई घेरे को कमजोर कर सकती थी, इसलिए महामारी की शक्ति बाहर निकल गई। अगर कोई बेहद कमजोर शक्ति बची भी होती तो भी आम लोग उसका विरोध नहीं कर पाते। जिस इलाके में प्लेग फैला था वहां कई निवासी अचानक बीमार पड़ गए। कुछ बेहोश हो गए, कुछ कमजोर हो गए, कुछ के शरीर पर मुहासे हो गए, असहनीय खुजली हो रही थी। सौभाग्य से उस समय यह इलाका एक अलग थलग इलाका था। अगर यह घनी आबादी वाला इलाका होता तो अगर कोई प्रकोप होता तो परिणाम भयावह होते। टिफिनी के महारानी बनने के बाद से उसकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती जा रही थी। जब राजधानी में ऐसी ही एक अजीबोगरीब महामारी फैली तो उसने मोर्चा संभाला और खुद उसका निरीक्षण करने के लिए अग्रिम पंक्ति में पहुंच गई। हालांकि प्लेग की शक्ति कल्पना से परे थी, यहां तक कि टिफिनी के आसपास के कुछ पहरेदार भी संक्रमित हो गए थे। इससे निस्संदेह स्थिति और बिगड़ गई। यदि टिफिनी के पास सुपर सिस्टम की विश्वास शक्ति का सुरक्षा कवच न होता और वह एक सुपर पावरहाउस के रूप में आगे बढ़ती तो उसका विरोध करना कठिन होता। जब टिफिनी जल्दी में थी तो अचानक उसके दिमाग से एक जानी पहचानी आवाज आई, टिफिनी। चेन रूई। ये पहली बार नहीं था जब टिफिनी ने प्राइवेट चैट चैनल का इस्तेमाल किया था और उसका तनावग्रस्त दिल अचानक बहुत हल्का हो गया।
उसे लगा कि जब तक यह आदमी आसपास है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, वह हिम्मत से काम लेगी। इस तरह का एहसास उसे उस ठंडे सिंहासन पर अकेले नहीं हो सकता था। उस तबाही के बाद, जिसने उसके दिल को लगभग तोड़ दिया था, यह उसके मन में सबसे ज्यादा संजोई हुई चीज थी। अपने पहरेदारों समेत किसी और को इस इलाके में दोबारा न आने देना। चेन रूई ने उसे पूरी कहानी बेहद संक्षिप्त शब्दों में सुनाई। पगलियो जल्द ही इस समस्या का स्रोत पता लगा लेगा। बीमारी पर काबू पा लिया जाएगा। हाँ, टिफ़नी ने तुरंत खाली करने का आदेश दिया। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जादूगरों की सेना ने मिलकर प्लेग वाले इलाके को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए एक जादू का इस्तेमाल किया। उसी समय पेग्लियो ने प्लेग देवता की क्षमता को सक्रिय कर दिया, जिससे प्लेग की बची हुई सारी शक्ति भस्म हो गई। निस्संदेह प्लेग का फैलना बंद हो गया था। उन रोगियों के लक्षण तेजी से ठीक हो रहे थे। ज्यादा से ज्यादा वे बीमारी के बाद कमजोर हो गए थे। जोला, क्या तुम ठीक हो? जोला ने टिफ़नी को सिर हिलाया, आंखें बंद की और अपनी शारीरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। जहरीले अजगर ने प्लेग की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खा लिया था, इसलिए वह अस्थायी मुख्यालय के कमरे में चुपचाप उस शक्ति को पचा भी रहा था। शुक्रिया तुम्हारा और पगलियों का, वरना अगर राजधानी में प्लेग फैल गया तो। अपने मातहतों के पीछे हटने के बाद टिफ़नी ने आखिरकार अपना हमेशा की तरह निर्दयी महारानी का मुखौटा उतार दिया। उसने राहत की सांस ली और एक चुलबुली शख्सियत का परिचय दिया। चेन रूई ने सिर हिलाया। पाइथन की स्थिति अब बहुत खराब है और उसे तुरंत बचाव की आवश्यकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह किस दिशा में भाग गई है। मैं किसी को जांच के लिए भेज सकता हूं, लेकिन इस मामले में इसमें निश्चित रूप से बहुत समय लगेगा। अगर यह इस घटना के बारे में है, एक परिचित आवाज़ सुनाई दी, शायद मैं आपको इसका जवाब दे सकूं। सच में, चेन रूई की आंखें चमक उठीं। उसने दरवाजे पर दिखाई देने वाली आकृति को देखा। रायज़ेन। कई वर्षों तक गायब रहने के बाद रायज़ेन की शक्ति किंगडम स्तर के चरम स्तर पर पहुंच गई थी। रायज़ेन सुपर सिस्टम का लिंक नहीं था। वह अपने प्रशिक्षण से ही कम समय में ऐसी स्थिति तक पहुंच गया था जो एक शीर्ष शक्ति होने के योग्य थी। बेशक ये शीर्ष सामान्य श्रेणी को संदर्भित करता था। हालांकि अगर राज्य स्तर के चरम चरण को पार करके अर्धदेवता तक पहुंचना है, तो उसे वास्तविक राज्य की सबसे बड़ी समस्या का समाधान करना होगा। चेन रूई के रिश्तेदारों और दोस्तों ने 2 सितारा वृद्धि को समझकर वास्तविक आस्था राज्य प्राप्त करने के लिए महाशक्ति की स्वर्णिम उंगली का उपयोग किया। अब तक केवल 3 लोगों, कैथरीन, पगलियो और इसाबेला ने ही इस तरह अपने राज्य प्राप्त किए थे। बाकी, जैसे जोला, लालारिया, सभी ने देवता बनने से पहले ही राज्य समझ लिया था। रेज़ेन के आते ही टिफ़नी का चेहरा एकदम से ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों से एक हल्की सी ठंडक झलक रही थी। अभी जो कोमल और सुकून भरा भाव था, वह अब गायब हो गया था। मुझे याद है, मैंने शाही पहरेदारों से कहा था कि किसी को भी पास न आने दें। लगता है आपके आदेशों के क्रियान्वयन की गति आदर्श नहीं है, या पूर्व शासक के रूप में मेरी बची हुई प्रतिष्ठा आपकी कल्पना से ज्यादा जिद्दी है। रायज़ेन का रवैया भी बहुत ठंडा था। अगर मैं आपकी जगह होता तो सबसे पहले मैं सभी शाही रक्षकों को मौत के घाट उतार देता। तुम हो, मैं हूँ। मैं जो करना चाहती हूँ उस पर तुम्हारा कोई असर नहीं होगा। टिफ़नी ने ठंडे स्वर में कहा, इसके अलावा तुम ये भी जानते हो कि तुम एक पूर्व शासक हो। अगर तुम सत्ता नहीं छोड़ सकते तो मैं तुम्हें वापसी का मौका दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें असफलता और उसके सभी परिणामों का सामना भी करना होगा। चेन रूई ने चुपके से सिर हिलाया। बाप बेटी का रिश्ता अब भी वैसा ही है, दुश्मन से ज्यादा मजबूत नहीं। हालांकि अब उसे रायज़ेन की पिछली बात की ज्यादा चिंता हो रही थी और उसने पूछा, महाराज रायज़ेन, मैं आपके द्वारा अभी अभी कहा गया उत्तर जानना चाहता हूँ। दरअसल अगर तुम्हें जवाब पता भी हो तो भी यह बेकार है। रायज़ेन ने सिर हिलाया। तुम वर्तमान दानव क्षेत्र के 3 साम्राज्यों के गठबंधन के योजनाकार हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन और मृत्यु का इस स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो मैं तुम्हें मौत के मुंह में जाने से नहीं रोकूंगा। लगता है मेरी अहमियत मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा जद्दी है। महाराज रायज़ेन भी नहीं चाहते कि ये दामाद मर जाए। चेन रूई ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जाकर मैं मौत को दावत दे रहा हूँ? दामाद शब्द सुनते ही रायज़ेन की नाक में दम हो गया। उसने टिफ़नी की तरफ देखा और कहा, शैतान। चेन रूई हैरान रह गया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि अजगर का पीछा करने और उसे मारने वाले दुश्मनों में से एक असल में शैतान था। उसका मन तेजी से सोचने लगा, जब मैंने मृतसागर में निराशा के देवता डिलोस्रो का सामना करने के लिए शैतान के साथ हाथ मिलाया था, तब मैंने शैतान के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। अगर मैं पहले डिलोस्रो को मार दूं तो शैतान 10 साल तक मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। शैतान अनुबंध का पालन करता है। पिछले कुछ सालों में वह मेरे सामने नहीं आया है और न ही उसने मुझे निशाना बनाने के लिए 3 साम्राज्यों का इस्तेमाल किया है, बस इतना ही। अनुबंध में ये शर्त नहीं है कि शैतान को डार्क डिवाइनिटी टेम्पल योजना छोड़नी होगी।
दरअसल शैतान ऐसी शर्तों पर शायद ही सहमत होगा। तो शैतान अंधेरे में डार्क डिविनिटी टेम्पल से जुड़ी किसी चीज़ की सक्रिय तैयारी कर रहा होगा। इस बार यह महज एक संयोग ही होगा कि वह पाइथन से निपटने आया था। चूंकि लगभग किसी को भी ये पता नहीं है कि सरियल की जगह पाइथन ने ले ली है, इसलिए इस बार शैतान का उद्देश्य सरियल का सहयोग प्राप्त करना ही होगा। उद्देश्य स्वयं सिद्ध है, शैतान, सरियल और जोला को बंदी बनाने वाले छद्म देवता सहायक का एक और चरम चरण। तीनों छद्म देवता मानव जगत के 3 महादूतों के उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं और डार्क डिविनिटी टेम्पल को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करके पूरे दानव क्षेत्र की आस्था को अपने हाथों में मजबूती से नियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि सारियल और शैतान दुश्मन हैं, लेकिन इतने बड़े हितों के सामने दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं। अगर सारियल न चाहे तो कम से कम 2 बनाम 1 की लड़ाई लड़कर इस संभावित खतरे से छुटकारा पा सकता है। शायद शैतान का कोई और मकसद है, सारियल और एक अन्य व्यक्ति की मदद से तीनों साम्राज्यों में दखल देना, मुझे मारना और डार्क डिविनिटी टेम्पल की योजना को आगे बढ़ाना। क्योंकि शैतान ने सिर्फ मेरे साथ ही अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि बाकी 2 पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये संभव है कि शैतान अपने साथियों के साथ आकर जबरदस्ती करना चाहता हो। हालांकि उन्होंने सारियल को नहीं देखा, लेकिन संयोग से पायथन को पा लिया। पायथन ने शैतान, सारियल और अन्य लोगों को हराने और एक चांदी का बक्सा लेकर भागने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शरीर बलिदान कर दिया। फिर वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। वह शुरू से ही एक दुश्मन थी। विनाश की पुस्तक शैतान की योजना के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अब तक शैतान ने विनाश की पुस्तक के 2 पृष्ठ एकत्र कर लिए थे, केवल पायथन के हाथ में आखिरी पृष्ठ गायब था। वह अधूरे विनाश के मूल को पूरा करने के लिए अपनी रचना की उत्पत्ति पाने के लिए भी शर्त लगाना चाहता है। अब जब वह पायथन से मिला तो वह न केवल क्रोधित महसूस कर रहा है, बल्कि संयोग से उससे मिलने पर खुद को भाग्यशाली भी महसूस कर रहा है। शैतान की पहली प्रतिक्रिया पायथन को मारना, चांदी का बक्सा हथियाना, विनाश की पुस्तक एकत्र करना और डार्क डिवाइनिटी टेम्पल की सबसे बड़ी समस्या को हल करना होगा। चेन रुई के विचार बदल गए और उसके मन में मामले की पूरी रूपरेखा पहले से ही बन चुकी थी। उसने जल्दी से पूछा, महाराज रायजेन, कृपया मुझे बताएं कि शैतान किस दिशा में गया है। रायजेन की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। चेन रुई के पास तुम्हारे साथ देर करने का समय नहीं है। टिफ़नी की आवाज़ और भी ठंडी होती गई, तुम इतने सालों से पश्चिमी उपनगरों में डार्क फनेस में प्रशिक्षण ले रहे हो। अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो तुम्हें वहीं से आना चाहिए। द डार्क फनेस। चेन रुई ने इस जगह के बारे में पहली बार नहीं सुना था। डार्क फनेस खूनी साम्राज्य में शाही परिवार का सबसे खतरनाक गुप्त स्थान था। ये बेहद खतरनाक था। कई मैमोन शाही परिवार ने वर्षों में इसमें अपनी जान गंवाई थी। जब रायजेन डार्क फनेस में प्रशिक्षण ले रहा था तो टेरिस के उकसावे पर डार्क एलिमेंटल किंग ने उसके खिलाफ साजिश रची। हालांकि वह किंगडम लेवल तक पहुंच गया, लेकिन टाउन निम्बस युद्ध में मिडनाइट सन ने उसे लगभग खत्म कर दिया था। रायजेन के हाव भाव से साफ जाहिर था कि टिफ़नी का अंदाज़ा सही था। चेन रुई जानता था कि रायजेन को डार्क फनेस के बंद दरवाजे वाले प्रशिक्षण में होना चाहिए। जब उसे लगा कि कोई भयानक दुश्मन आ रहा है और दिशा खूनी साम्राज्य की ओर थी, तो रायजेन तुरंत राजधानी लौट आया। प्लेग के बारे में सुनते ही वह तुरंत यहाँ पहुँच गया। इन सालों में टिफ़नी के साथ रेजेन का रिश्ता चाहे कितना भी खराब रहा हो, एक पिता के तौर पर वह उस माँ से कहीं बेहतर था। खासकर जब टिफ़नी उस आपदा के बाद लौटी तो उसने जो कुछ भी किया वह टिफ़नी की मदद के लिए था, चाहे वह सार्वजनिक रूप से हो या निजी तौर पर। हालांकि पिता और पुत्री के अत्यंत कठोर व्यक्तित्व के कारण अब तक रिश्ते में सुधार का कोई संकेत नहीं मिला है। टिफ़नी द्वारा उजागर होने के बाद रायजेन को पता था कि वह अपनी ताकत से चेन रुई को नहीं रोक सकता, इसलिए उसने बस इतना कहा, जब मैं डार्क फनेस में प्रशिक्षण ले रहा था तो मुझे खतरे का आभास हुआ, इसलिए मैं जल्दी से बाहर निकला और देखा कि शैतान ने डार्क फनेस को एक अजीब जगह में बदल दिया था। उस तरह की जगह ने मुझे बहुत डराया, इसलिए मैं जल्दी से भाग गया। इसके बारे में अच्छी तरह सोचने के बाद खुद तय करो कि तुम्हें जाना है या रुकना है। चेन रुई ने सिर हिलाया, जोला और पेग्लियो की ओर देखा, टिफ़नी को चिंता मत करो वाली नज़र से देखा और तुरंत अपनी जगह से गायब हो गया। टीएल, क्या डार्क फनेस विनाश की पुस्तक का एक पृष्ठ हो सकता है? अध्याय 1156 अबादोन। क्या तुम विधवा होने के लिए इतनी दृढ़ हो? चेन रुई के गायब होने के बाद रायजेन ने चमकती आंखों से अपनी बेटी को देखा, तुम खुद इतने सालों से माउंटेन सेक्रेड में रही हो, तुम्हें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि तुम्हारे पति को किन दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। एक कमीना है जिसे विधवाएं सबसे ज्यादा पसंद हैं, पर अफसोस है कि वो यहाँ नहीं है। रही बात उस चालाक इंसान की, तो अगर तुम हजारों साल भी मर गए हो तो भी वो जिंदा और जिंदा रहेगा। एक सुस्त आवाज सुनाई दी। पेग्लियो ने ही डाइजेस्ट पूरा किया था। उस समय राइजेन ने अकेले ही पेग्लियो, जोला और चेन रुई को वॉलॉक किले में हरा दिया था। बाद में पेग्लियो ने खूनी साम्राज्य की मार्शल युद्ध प्रतियोगिता में भाग लिया।
दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे। जब राइजेन ने पेग्लियो की सांसों में अस्पष्टता महसूस की तो वह मन ही मन हैरान हुआ, क्या उसके भागने का कोई रास्ता है? तुम्हें खबर बहुत देर से मिली है, राइजेन, जहर के अजगर ने उंगली हिलाते हुए कहा। क्या रिटायरमेंट की वजह से ही तुम्हारी बुद्धि और दृष्टि भी क्षीण हो गई है? शैतान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, आखिरकार वह छद्म देवता की श्रेणी में ही आता है, वह अभी तक भगवान नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? रायजेन ने भौहें चढ़ाईं। छद्म ईश्वर की चरम अवस्था, जिसे मैं जानता हूँ, मैं शैतान के अलावा चार और हैं, मानव जगत के पवित्र चर्च के 3 महादूत माइकल, गैब्रियल और राफेल, और साथ ही दानव लोक के सारियल, जिनके पास दुष्ट शिष्य और अमरता की शक्ति है। लगभग 3 साल पहले सारियल की चेन रुई के हाथों मृत्यु हो चुकी थी। कुछ महीने पहले वह व्यक्ति एक पागल औरत को पवित्र प्रकाश पर्वत पर 3 सबसे शक्तिशाली स्वर्गदूतों से लड़ने के लिए ले गया था, फिर वे बिना किसी अंक के ऐसे वापस आ गए मानो कुछ हुआ ही न हो। ये कैसे संभव है? रायजेन हैरान रह गया और अचानक बोल पड़ा। कोई आश्चर्य नहीं कि रायजेन हैरान था। खूनी साम्राज्य की मार्शल बैटल प्रतियोगिता में चेन रुई ने डेमीगॉड लालारिया को हराया और एक व्यापक गति के साथ फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच क्वार्टर फाइनल में रायजेन को लालारिया ने आसानी से हरा दिया। ताकत का स्तर स्पष्ट था। रायजेन की वर्तमान ताकत के साथ वह उस समय चेन रुई का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसे उम्मीद थी कि चेन रुई की ताकत भी वर्षों में बेहतर हो सकती है, लेकिन उसने इस स्तर तक छलांग लगाने की उम्मीद नहीं की थी। छद्म देवता की चरम अवस्था। उसने सारियल को भी मार डाला, जिसे शैतान के समान स्तर का महाशक्तिशाली माना जाता है। ये कैसे नामुमकिन है? मास्टर पॉइजन ड्रैगन ने जिंदगी के उतार चढ़ाव से सिर हिलाया। मुझे अब अर्ध देवता की मध्यवर्ती अवस्था के रूप में मत देखो, लेकिन तुलना करने से सिर्फ क्रोध ही आता है। उस आदमी और उसकी औरतों के सामने मैं बस सिर झुकाकर उसकी प्रशिक्षु बन सकती हूँ। वह पागल औरत जो वहाँ स्वास्थ्य लाभ कर रही है। उफ, जोला, उसकी शक्ति छद्म देवता की मध्यवर्ती अवस्था पर है, और कैथरीन अर्ध देवता की चरम अवस्था पर 3 साल पहले पहुंच गई थी। अब वह छद्म देवता की अड़चन को छू चुकी होगी। जहां तक चेन रुई अब जिस व्यक्ति को बचाने जा रही है, वह एक भयानक पागल औरत है जिसका शैतान और उसके साथी शिकार कर सकते हैं। आपको उसकी ताकत का अंदाजा होना चाहिए। बात हो रही है हम्फ, उस पागल औरत का उस धूर्त इंसान के साथ कोई चक्कर हो सकता है। हालांकि आखिरी वाक्य पूरी तरह से जहरीले अजगर द्वारा गढ़ा गया था, लेकिन इन शब्दों में निहित जानकारी इतनी थी कि रायजेन सदमे से अवाक रह गया। शुरुआत में उसने पग्लियो, जोला और कैथरीन को हराया था, लेकिन अब पग्लियो, जो सबसे कमजोर था, भी इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया था कि वह बस ऊपर ही देख सकता था। रायजेन कुछ देर चुप रहा। उसने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर ऐसे देखा जैसे कोई 2 आंखें उसे घूर रही हों। तुम मुझसे भी आगे जाओगे, है ना? अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है। रेजेन ने खुद से फुसफुसाया, टिफिनी की तरफ देखा और कमरे से बाहर चला गया। अंधेरी भट्टी। शैतान की शक्ति के अधीन मूल मैमोन शाही परिवार का ये गुप्त क्षेत्र एक स्वतंत्र दुनिया बन गया था। अंधेरे आसमान में लाल रोशनी थी, मानो काले बादलों के पीछे लाल बिजली चमक रही हो। जमीन काली थी, भयानक गर्मी बिखेर रही थी, लेकिन अविश्वसनीय रूप से लोगों को बिल्कुल विपरीत ठंड का एहसास हो रहा था। दूर आसमान जोरों से हिल रहा था। 2 विशाल शक्तियां लगातार एक दूसरे से टकरा रही थीं। 2 आंखें शांति से दोनों शक्तियों के टकराव को देख रही थीं। वह पूरी दुनिया में समाया हुआ सा लग रहा था, जिससे लोगों को उसके अस्तित्व का लगभग एहसास ही नहीं था। हिंसक टक्कर में हवा में मौजूद दोनों सेनाएं पुनः अलग हो गईं। पाइथन हल्की हल्की हाँफ रही थी। उसके पूरे शरीर से काली धुंध फैल रही थी और उसने गहरे लाल रंग का कवच पहना हुआ था। उसके चेहरे पर धारदार ब्लेडों से कटे खून के कुछ धब्बे थे। घावों के पास की अनगिनत केशिकाएं थोड़ी उभरी हुई थीं, महीन मकड़ी के जाले की तरह फैल रही थीं। उन्होंने पल भर में उसके आधे चेहरे को ढक लिया, जिससे वह बेहद खूंखार लग रही थी। अजगर के सामने छोटे काले बालों वाला एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखें गहरे नीले रंग की रोशनी से चमक रही थीं, और उसके शरीर का कवच भी गहरे नीले रंग का था। उसकी 10 उंगलियों पर आधे फुट लंबे नाखून थे। वे ब्लेड की तरह ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। अजगर के चेहरे पर घाव इन्हीं तीखे नाखूनों के कारण हुए थे। पाइथन की पुतलियां फड़क उठीं। उसके चेहरे पर लगे खून के धब्बों से नीला धुआं निकला, जिससे उसके शरीर से बाहरी शक्ति बाहर निकल गई। उसके चेहरे का असामान्य फैलाव तुरंत गायब हो गया। अबदौन, तुम्हारी प्लेग शक्ति मेरे लिए बेकार है। सच में, लेकिन तुम्हारी जहर की शक्ति भी मेरे लिए बेकार है, यहाँ तक कि सारियल की विनाशकारी शक्ति के साथ भी। अबादोन नाम का आदमी गंभीर रूप से मुस्कुराया। मैंने तुम्हें इतने सालों से नहीं देखा। तुमने मुझे बहुत हैरान कर दिया है। मुझे लगा था कि तुम में बस आत्मा बची है, लेकिन अचानक तुम्हें एक अद्भुत शरीर मिल गया। उस शक्तिशाली हाथापाई की क्षमता से तो मैं भी डर जाता। और भी आश्चर्य की बात यह है कि तुमने वास्तव में सारियल को हरा दिया और उसकी शक्ति को निगल लिया।
अफसोस है कि तुम्हें उसका दुष्ट शिष्य नहीं मिला, इसलिए तुम मेरी आत्मा की आंखों का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी प्रतिभाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर मैं अकेला हूं तो मुझे यकीन नहीं है कि मैं तुम्हें हरा पाऊंगा। दुर्भाग्य से अब ये 2 बनाम 1 है, और यह ऐसी जगह है तुम्हारे जीतने की कोई संभावना नहीं है। पायथन ने सिर हिलाया, कोई निश्चित बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं बर्बाद हो गया हूं। तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो हकीकत को पहचान न सके। हम उस वक्त पुराने दोस्त थे। अगर तुम उस दोस्ती के साथ समर्पण करना चाहते हो तो मेरी तुमसे दोस्ती है। पायथन ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बस इतना याद है कि एक आदमी था जिसके इरादे बुरे थे और जिसकी आंखें मैंने लगभग निकाल ली थीं। पुरुष कभी कभी सुंदरता से मोहित हो जाते हैं। एबेडॉन ने बेपरवाही से कहा, अब तुम्हारा शरीर ज्यादा आकर्षक लग रहा है। बेशक, एकात्मिक प्रतिभा के रूप में मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी आत्मा ही आकर्षित करती है। मुझे लगता है कि तुम में एक खास आत्मिक सम्मिलन क्षमता होनी चाहिए। मुझे तुम्हारी बेशर्मी पर कोई हैरानी नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक ऐसा आदमी जो हमेशा खुद को ईश्वर के सबसे करीब समझता था, अपने अहंकार को त्याग कर कम और ज्यादा धमकाने का काम करेगा। पायथन ने एबेडॉन को बीच में ही टोक दिया क्योंकि वह शैतान को तिरस्कार भरी नजरों से देख रही थी जो दूर से लड़ाई देख रहा था। जब शैतान और एबेडॉन पहले उसका पीछा कर रहे थे तो उन्होंने जानबूझकर उसे पश्चिम की ओर धकेल दिया था जहां शैतान का उपराज्य था। इस राज्य में पाइथन की शक्ति कुछ हद तक दबा दी गई थी। शैतान अगर कोई कदम न भी उठाता तो भी दूर से युद्ध देखना ही उसका ध्यान भटकाने और उसे अपनी सबसे प्रबल शक्ति का प्रयोग करने से रोकने के लिए काफी था। सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात यह थी कि शैतान कुछ नहीं कर रहा था। जब अबदोन उससे लड़ रहा था तब तक उसने अपनी ताकत फैलाकर आसपास की जगह को पूरी तरह से सील कर दिया था। और उस समय की ताकत भी इतनी ज्यादा थी कि भागने की संभावना लगभग शून्य थी। पायथन की बात सुनते ही उसने मन ही मन सोचा, माउंटेन सेक्रेट के अलावा शैतान का एक दूसरा उपराज्य भी है। यह उपराज्य जो इतने समय से छिपा हुआ था, शैतान की सारियल के खिलाफ इस्तेमाल करने की एक बैकअप योजना होनी चाहिए थी। चाहे शैतान हो या अबदोन, वे ताकत में उससे कम नहीं थे, खासकर अबदोन की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। अब ऐसी लड़ाई जाहिर तौर पर उसकी ताकत को खत्म कर रही थी। वे उसे एक ही झटके में पकड़ने के लिए सबसे कम कीमत चुकाना चाहते थे। एकमात्र आशा यही थी कि चेनरुई, जिसने आत्मा से संदेश प्राप्त किया था, बचाव के लिए आए। क्योंकि जब चेतना दुनिया में आत्मा के एक अंश के साथ विलीन हो जाती है तो मूल शरीर अचेतन अवस्था में होता है। केवल 3 वाक्यों के संदेश ने ही उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। अगर वह उस समय अपने प्रलय आपदा साम्राज्य में न होती तो उसे गंभीर चोट पहुंचती। मैं जो करना चाहता हूं वह सब मेरे दिल की इच्छा पर आधारित है। तुम्हें मुझे क्या करना है ये बताने का कोई अधिकार नहीं है, और मेरा अभिमान तुम्हारी समझ से परे है। शैतान ने उदासीनता से सीधे पायथन की आंखों में देखा। दरअसल इस तरह समय खरीदने का कोई मतलब नहीं है। चाहे तुम्हारा छोटा ड्रैगन दोस्त भी अबादोन के प्लेग पिंजरे में कैद ही क्यों ना हो, जब तक तुम खुद को खत्म करने का फैसला नहीं करते, तुम्हें केवल पकड़ा जा सकता है और विनाश की किताब का आखिरी पन्ना सौंपा जा सकता है। पाइथन ने आंखें घुमाईं, तुम सारियल के पास बस किसी तरह का सहयोग करने आए हो। तुम्हें मुझे क्यों मारना है या आत्मसमर्पण करवाना है? मेरे पास विनाश की किताब है तो मैं सहयोगी क्यों नहीं बन सकता? शायद तुम्हें लगता है कि मुझे अबादोन या सारियल जितना आसानी से काबू में करना या बेवकूफ़ बनाना नहीं आता। तुम अभी भी हमारे रिश्ते को भड़का सकते हो, जैसा कि पायथन से उम्मीद की जाती है। शैतान ने एबेडॉन की ओर देखा, इसमें कोई शक नहीं कि चाहे मैं हूं, एबेडॉन हूं या सारियल, हम सभी की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। हो सकता है कि एक दिन जब हम बड़ी ताकत हासिल कर लेंगे तो हम फिर से एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। हालांकि साझा लक्ष्य और हित हमें कम से कम उस दिन की उम्मीद तो दे सकते हैं जो आएगा। उससे पहले मैं पूरे विश्वास के साथ उनके साथ सहयोग कर सकता हूं। और मैं इसे केवल खतरनाक ही कह सकता हूं। क्या मैं इसे प्रशंसा मान सकता हूं? पायथन ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। शायद सिर्फ वही इंसान तुम्हें पूरे दिल से अपना अनुयायी बना सकता है। अफसोस की बात है कि वो इंसान, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। इतना कहकर शैतान ने एक ठंडी जानलेवा आभा बिखेरी। उस वक्त हम जो गिरे हुए थे उसकी खातिर मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं चुनने का, समर्पण या विनाश। पाइथन ने धीरे से सिर हिलाया, तुम्हें कुछ सवालों के जवाब नहीं पता। अब जब हम इस मुकाम पर पहुंच ही गए हैं तो बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं खत्म भी हो जाऊं तो भी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा तुम विनाश की किताब कभी हासिल नहीं कर पाओगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर तुम अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में डाल दोगे तो भी हम बेदाग नहीं रहेंगे। लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं। अबादोन ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने नाखूनों पर लगे खून को चाटा, जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव की तरह था।
अगर तुम अपना छद्म देवत्व भी नष्ट कर दोगे तो भी मुझे आखिरी क्षण में तुम्हारी आत्मा के अंशों को निगलने का मौका मिलेगा। तब तुम्हें उस समय सचमुच बहुत कष्ट होगा। आखिरकार हमारी प्रतिभाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। अजगर ने घुरघुराहट की। उसके कुछ बोलने से पहले ही शैतान ने अचानक भौहें चढ़ाईं, कोई अंदर घुस आया है। इस वाक्य से पायथन की आंखें चमक उठीं और एबेडॉन ने अप्रसन्नतापूर्वक कहा, ये असंवेदनशील चींटियां हैं, इन्हें अपनी इच्छानुसार नष्ट कर दो। दूसरे पक्ष की गति बहुत तेज है, वह सीधे हमारी ओर आ रहा है। जैसे ही शैतान के शब्द समाप्त हुए, बैंगनी बिजली आकाश में गहरे लाल बादलों को चीरती हुई चमकी। अबदोन के चेहरे पर एक भावुक भाव उभर आया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि शैतान ने इसे बहुत तेज क्यों कहा। सिर्फ गति के मामले में ही उसे भी डर लग रहा था। अगले ही पल उन तीनों के सामने एक आकृति प्रकट हुई। ये तुम हो? शैतान ने चेहरे पर अविश्वास के साथ बैंगनी तारों की रोशनी से चमकती हुई आकृति को देखा। ये वास्तव में वह है। इसके अलावा अभी की गति को देखते हुए पायथन की हंसी गूंजी, शैतान, अब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैंने क्यों कहा था कि तुम्हें जवाब नहीं पता, जबकि तुमने कहा था कि मेरे पास दोबारा किसी का अनुसरण करने का कोई मौका नहीं है। अध्याय 1157 मृत्यु का दूत। क्या तुम ठीक हो? चेन रूई देख सकती थी कि पायथन की चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन सौभाग्य से उसकी गति अभी भी मजबूत थी। अगर आप बाद में आए तो बहुत बुरा हो सकता है। पायथन ने सचमुच राहत की सांस ली और कंधे उचका दिए। लगता है मेरे पास विनाश की बजाय भाग्य है। चेन रूई उसके आखिरी वाक्य का मतलब समझ गया। वह हल्का सा मुस्कुराया और शैतान और अबदोन पर नजरें गड़ा दी। बहुत दिन हो गए, शैतान। ये कौन है? तुम्हारा साथी? शैतान की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन उसकी पुतलियों की रोशनी और भी भयावह होती गई। वह चेन रूई की आत्मा के आर पार देखना चाहता था, लेकिन उसे बस तारों भरे आकाश जितना गहरा विस्तार दिखाई दे रहा था। उसे सचमुच एक अथाह एहसास हो रहा था। तुम डार्क एंजल ऑफ डेथ अबाडॉन को भी नहीं जानते। लगता है अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हें याद नहीं है। शैतान ने आखिरकार अपनी नज़रों की शक्ति वापस खींच ली। ऐसी स्थिति में तुमने सचमुच पायथन का साथ दिया। क्या आश्चर्य है। लगता है ये कोई जान पहचान का आदमी है। अबाडन ने चेन रूई की तरफ देखा। उसकी पुतलियां फड़क उठीं और एक विपत्ति सी शक्ति चुपचाप चेन रूई की ओर दौड़ी। इतनी शक्ति किसी अनजान व्यक्ति में तो नहीं होनी चाहिए। मुझे इस आदमी का जरा भी अंदाजा क्यों नहीं है? शैतान ने अबादोन की हरकत को न देखने का नाटक करते हुए कहा, तुम उसे रिचर्ड कह सकते हो। चलो अभी के लिए उसे यही कहते हैं। क्या बेढंगी चाल है। लगता है शैतान का स्वाद दिन ब दिन गिरता जा रहा है। चेन रूई ने नाक भान से कुड़ी और सितारों के कवच पर गहरे नीले रंग की परत गायब हो गई। अबादोन, बदकिस्मती से मैंने भी तुम्हारे बारे में नहीं सुना, लेकिन अगर तुम कोई कदम नहीं भी उठाते तो भी मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं जाने दूंगा क्योंकि तुमने मेरी औरत को कैद कर लिया है। तुम्हारी औरत? एबेडॉन ने पायथन की ओर देखा। तुम्हें उस खूबसूरत ड्रैगन के बारे में पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। लगता है तुमने उसे प्लेग की जेल से रिहा कर दिया है। लेकिन मेरा पिंजरा इतना आसान नहीं है। चेन रूई ने पगलियों द्वारा जोला की प्लेग जेल को रद्द करने के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने सिर्फ शैतान की ओर देखा। शैतान, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? बेशक। दुर्भाग्य से शैतान ने अपना सिर हिलाया, अभी समय नहीं है। शैतान? एबेडॉन अचंभित रह गया। इस रिचर्ड की धीमी सांसें छद्म देवता के चरम स्तर तक पहुंच जानी चाहिए थीं। वह मेरे ही स्तर का है और उसमें भयानक गति की प्रतिभा है। शैतान के लहजे और रवैये को देखते हुए उसे भी एक ऐसा दुश्मन होना चाहिए जिसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, लेकिन शैतान वास्तव में उससे लड़ने को तैयार नहीं है। तो क्या मैं दो के खिलाफ लड़ रहा हूँ? अगर पायथन की वर्तमान ताकत को भी छोड़ दिया जाए तो भी मुझे डर है कि मैं अपना बचाव नहीं कर पाऊंगा। मैंने उसके साथ 3 साल पहले एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। 10 साल यानी 7 साल बाद एक लड़ाई होगी। उससे पहले मैं उससे नहीं लड़ूंगा। शैतान के स्पष्टीकरण से अबादोन को समझ आ गया। चूंकि वह उसी स्तर का एक शक्तिशाली केंद्र था, इसलिए अनुबंध को तोड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन अबादोन को यह उम्मीद नहीं थी कि जब चेन रूई और शैतान ने अनुबंध किया था तब चेन रूई सिर्फ छद्म देवता का एक मध्यवर्ती चरण था। शैतान के लिए उसके साथ यह अनुबंध या समझौता असाधारण महत्व रखता था और वह इसे बलपूर्वक तोड़ने को तैयार नहीं था, जो एक प्रकार का अभिमान भी था। दरअसल अगर शैतान सचमुच इस अनुबंध को रद्द करने की कोशिश करता तो उसे और भी ज्यादा आश्चर्य होता। उस समय पाइथन को भी यही आश्चर्य हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं। जब तुमने मुझे पाया था तो तुमने कहा था कि तुम कुछ सालों तक सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं होगे और सारियल और मैं दानव क्षेत्र साम्राज्य में डार्क डिविनिटी मंदिर का मामला शुरू करेंगे। अबाडन को एहसास हुआ यह अनुबंध मुख्य कारणों में से एक होना चाहिए। चेन रूई ने जब ये शब्द सुने तो वह मन ही मन चौंक गया।
जैसा कि उसने सोचा था, हालांकि शैतान ने आखिरी दांव में हार मान ली थी और 10 साल बाद उससे लड़ने का वादा किया था, फिर भी उसने डार्क डिवाइनिटी टेम्पल की योजना को नहीं रोका। खूनी साम्राज्य में सारियल से मिलने जाना इस योजना का हिस्सा था। मूल इरादा जबरदस्ती और लालच के जरिए सारियल को एकजुट करना या मिटा देना था, ताकि डार्क डिवाइनिटी टेम्पल की योजना को कम से कम बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से लागू किया जा सके। अगर सारियल की समस्या हल हो गई, तो अगला कदम सारियल और अबादोन का कुछ साल पहले शैतान के तरीके को दोहराना, तीनों साम्राज्यों पर नियंत्रण करना और फिर तथाकथित मंदिर का निर्माण करके पूरे दानव क्षेत्र की आस्था को अपने हाथों में लेना होगा। कुल मिलाकर इस बार उसे संयोग से पायथन मिल गया। उसका इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर चेन रूई ने सारियल को मारने का जोखिम न उठाया होता और पायथन इतनी जल्दी ठीक न हो जाता, तो भले ही वह शैतान को 10 साल के समझौते से सीमित कर पाता, फिर भी अब उन्हें अबदोन और सारियल जैसे भयानक विरोधियों का सामना करना पड़ता। खैर, ये सचमुच सौभाग्य की बात है। हालांकि मेरा अनुबंध लक्ष्य केवल वही है, शैतान ने हल्के से कहा, और राज्य से एक शक्तिशाली सांस निकली, जिसने दूर से ही पायथन को जकड़ लिया। समझ गया। अबाडन की आंखों में गहरा नीलापन उभर आया। तो इस रिचर्ड को मेरे पास छोड़ दो। अगर एक बनाम एक हो तो मुझे पूरा भरोसा है। शायद तुम दोनों में से कोई भी जीते या हारे, मुझे निराशा ही होगी। शैतान के शरीर पर एक ठंडा क्रिस्टल जैसा प्रकाश लिए एक काला कवच प्रकट हुआ। अचानक उसने चेन रूई को एक अजीब सी मुस्कान दी। देखता हूं तुम में कितनी ताकत आ गई है। तुम सचमुच निराश हो जाओगे। चेन रूई ने पाइथन की तरफ देखा। एक बनाम एक। कोई समस्या? मेरा उपराज्य नष्ट हो गया है, इसलिए मैं ज्यादा दिन नहीं टिक पाऊंगा। पाइथन ने आह भरी। अपना भरसक प्रयास करो। अगर कर सको तो युद्ध जल्दी खत्म कर दो। पाइथन की बातें सुनकर चेन रूई का आत्मविश्वास और बढ़ गया, क्योंकि वह जानता था कि पाइथन के लिए उपराज्य उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि साधारण छद्म देवता। ऐसा लग रहा था कि पाइथन ने पिछली लड़ाई में आखिरी तुरुप का पत्ता नहीं खेला था। ऐसा कहने का कारण शैतान को अचानक से षड्यंत्र रचना ही रहा होगा। अगर तुम सच में रुक नहीं सकते तो मुझे बस एक आवाज़ भेज दो। जब तक कोई खास दखलंदाजी न हो, मैं तुम्हें कभी भी दुनिया में रख सकता हूँ। चेन रूई की आवाज़ पायथन के दिमाग में गूंजी। जाहिर है, ये हरम का खास निजी चेक चैनल था। मेरी बस एक ही गुजारिश है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे बोलने से पहले मुझे मत ले जाना। पायथन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अपना पूरा ध्यान शैतान पर लगा दिया। आखिरकार ये कम से कम माइकल जैसा ही एक प्रतिद्वंद्वी तो था ही, और वह भी घायल थी, इसलिए उसे ध्यान केंद्रित रखना ही था। यदि वह समय से पहले पीछे हट जाती तो इससे चेन रूई की युद्ध स्थिति पर भी असर पड़ता। जल्दी से युद्ध। अबादोन के दाहिने हाथ की 5 उंगलियों के लंबे नाखून धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो 5 बेहद तेज खंजर हों। ये बात मुझे ही कहनी चाहिए थी। जब तक मैं इस आदमी को मार डालूंगा, तुम पूरी तरह से निराश हो जाओगे, है ना? मैं उसे बता दूंगा कि मौत का खौफ क्या होता है। अगर तुम मुझसे छुटकारा पा सको तो मैं असली आत्मसमर्पण पर विचार कर सकता हूँ। पायथन की हंसी में एक अजीब आकर्षण था, जिसमें एक विशेष आत्मविश्वास छिपा हुआ लग रहा था। लगता है तुम्हें इस आदमी की इतनी परवाह है कि तुम ऐसा कह रही हो। एबेडॉन ने पायथन के उकसाने वाले अंदाज का पर्दाफाश करते हुए कहा, लेकिन मुझमें ज्यादा सब्र नहीं है। अगर तुम मुझे उकसाने की कोशिश भी नहीं करोगी तो भी मैं उसे तुरंत खत्म कर दूंगा। देखते हैं, इंतजार करते हैं। पायथन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कुछ कहा और उसकी आकृति धीरे धीरे गिरे हुए पत्ते की तरह एक तरफ उड़ गई। जब वह हिली तो शैतान की आकृति भी हिली। चेन रूई और अबदोन धीरे धीरे जमीन की ओर झुके। अबदोन की आदतन घूमती हुई 5 उंगलियों ने अजीब से निशान बना दिए, जिससे चेन रूई, जो हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वी की हरकतों पर नजर रखता था, चकाचौंध हो गया। इसी समय अबदोन का शरीर हिल गया। दोनों आकृतियां एक दूसरे के पास से गुजरी और फिर धीरे धीरे जमीन पर उतरीं। चेन रूई के चेहरे पर खून के 3 धब्बे थे। हालांकि जख्म छोटे थे, फिर भी ताज़ा खून लगातार बह रहा था। खून असल में गहरे नीले रंग का था और जख्मों से एक अजीब सी सनसनी फैल रही थी। लेकिन जल्द ही खून बहना बंद हो गया। गहरा नीला खून भी लाल हो गया और जख्म धीरे धीरे फीके पड़ गए। अबादोन ने उसकी गर्दन पर चाकू जैसा जख्म भी कर दिया था। इस चाकू ने शरीर को कम नुकसान पहुंचाया, लेकिन असली बात यह थी कि उसकी आत्मा थोड़ी सी फटी हुई सी महसूस हुई। अबादोन की नज़र चेन रूई की चाकू जैसी हथेली पर टिकी थी, और अब चेन रूई के प्रति उसके मन में कोई तिरस्कार नहीं था। शुद्ध प्लेग शक्ति का इस दुश्मन पर कोई असर नहीं हो रहा था, और उस हथेली से हवा में छोड़ी गई तलवार की क्यूई सीधे आत्मा को चोट पहुंचा सकती थी। वह एक दुर्जय दुश्मन लग रहा था। चेन रूई भी पूरी तरह सतर्क था। अबादोन का यह हमला उसके अब तक के सभी विरोधियों में सबसे अजीब था। अगर उसकी विश्लेषणात्मक दृष्टि और सहज बुद्धि न होती तो वह प्रतिद्वंद्वी के छल कपट में फंस जाता।
ये पवित्र प्रकाश पर्वत जैसी कोई शर्त भरी प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि बिना किसी प्रतिबंध के एक वास्तविक जीवन मरण की लड़ाई थी। केवल अंत तक टिके रहने वाला ही असली विजेता था। चेन रुई की आकृति चमक उठी और एबेडॉन के पीछे प्रकट हुई, और उसके हाथ में मौजूद आभा ब्लेड ने एक तेज क्यूई उत्सर्जित की जो एबेडॉन की गर्दन की ओर वार कर रही थी। ध्रुव तारा परिवर्तन की अपनी वर्तमान शक्ति और ब्रीज शैडो बूट्स के पवन से बच निकलने के प्रभाव के साथ छद्म देवता की चरम अवस्था में भी उसकी गति सर्वोच्च अस्तित्व थी। एबेडॉन बच नहीं सका। उसने मुड़कर आभा ब्लेड को अपने लंबे नाखूनों से रोक दिया। इससे एक धातु जैसा प्रभाव पड़ा और चारों ओर चिंगारियां बिखर गईं। हालांकि अबादोन ने वार झेल लिया, लेकिन उसके मन में एक चेतावनी का एहसास हुआ। वह अचानक पीछे झुक गया और बाल तलवार की क्यूई से बच गया जो उसके नाखूनों में घुस गई थी। उसके बालों का एक गुच्छा कट गया। चेन रुई और आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसे लगा कि उसकी हथेली किसी चीज से बंधी हुई है। उसने जांच की तो उसे एहसास हुआ कि ये उसके लंबे नाखून थे। कीलें, जो धातु से भी ज्यादा सख्त थीं, हुक के आकार में मुड़ गई थीं और उसकी हथेली को जकड़ रही थीं। अगर ऑरा ब्लेड की हथेली, जो उतनी ही सख्त थी, न होती तो हुक उसकी हथेली में धंस जाता। दोनों ने एक दूसरे का एक हाथ हिलाने की क्षमता खो दी थी, इसलिए उन्होंने एक साथ एक दूसरे की छाती पर मुक्का मारा। विरोधी के इरादों का पता चलने के बाद उनका भी रुकने या बचाव करने का कोई इरादा नहीं था। धमाका! दोनों आकृतियां फिर से अलग हो गईं। अपनी आकृतियां स्थिर होने से पहले वे 10 मीटर से ज्यादा पीछे उड़ीं। एबेडॉन के कवच पर मुट्ठी का हल्का सा निशान था और चेन रुई के स्टार कवच में भी कुछ अस्पष्ट दरारें थीं। एबेडॉन के हमले में आत्मा के लिए एक विशेष भेदन था, सुई चुभने जैसा। चेन रुई ने एक गहरी सांस ली और स्टार पावर को प्रवाहित किया, जिससे झुनझुनी का एहसास तुरंत दूर हो गया। एबेडॉन भी तड़प रहा था। हालांकि प्रतिद्वंद्वी ने अपने मुके वापस ले लिए थे, फिर भी एक विशाल लहर की तरह बल अभी भी लहर दर लहर उमड़ रहा था, जिससे उसका खून कुछ देर के लिए उफान पर था। चेन रुई ने बाईं मुट्ठी का प्रयोग किया, जो थोड़ा नुकसानदेह था, लेकिन उसका स्टार कवच क्रोध राजा कवच के साथ मिला हुआ था, इसलिए अबादोन को अधिक चोट लगी। ये राउंड लगभग बराबरी का था। दोनों ज्यादा सतर्क हो गए। यह अबादोन पगलियों का ही एक उन्नत संस्करण है। अगर उसके पास कोई और ताकत न हो तो चेन रुई के हारने का कोई मौका नहीं है। पाइथन बनाम शैतान ज्यादा दिलचस्प लगता है। अध्याय 1158 शाश्वत विपत्ति। गहरे नीले प्रकाश और बैंगनी तारों की रोशनी से जुड़ी चमक धीरे धीरे बुझ गई और धीरे धीरे दो आकृतियों में बदल गई। पलक झपकते ही चेन रुई और अबादोन बिजली की गति से कई राउंड तक भिड़ गए। कोई खास जोरदार चाल या ताकत नहीं थी, लेकिन दोनों के कवच की दरारें काफी बढ़ गई थीं। कुछ जख्मों से अभी भी हल्का हल्का खून बह रहा था, जो खतरे की गंभीरता को दर्शाता था। अगर कोई सावधान न रहा तो उसे जानलेवा वार लग सकता था। अभी अभी हुए आमने सामने के मुकाबले में दोनों को एक दूसरे की कुछ समझ थी। अबादोन का हमला अजीब और कपटी था, जबकि चेन रुई का हमला सीधा सादा था। दोनों की शैली बिल्कुल विपरीत थी। दोनों को ही संयमित होने का एक असहज एहसास हो रहा था। तुमसे निपटना मेरी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। इतना कहते ही गहरे नीले रंग के 6 जोड़े पंख धीरे धीरे खुल गए और खंजर जैसी 10 कीलें अबादोन की छाती के सामने गड़ गईं। हालांकि वह मुंह से बोल रहा था, लेकिन उसकी नजरें अपने प्रतिद्वंदी पर टिकी हुई थीं, फिर भी वह शांत नहीं हुई। तुम्हें भी यही? चेन रुई भी अबादोन को गौर से देख रहा था और हमला करने का अगला मौका ढूंढ रहा था। रेस, फॉलन एंजल, व्यापक शक्ति मूल्यांकन, SSSS जोड़, शारीरिक संरचना, SSSS जोड़, ताकत, SSSS जोड़, आत्मा, SSSS जोड़, गति, SSSS। विशेषता, आत्मा नेत्र, प्लेग, विनाश, मृत्यु आह्वान। जोखिम स्तर उच्च। अचानक एबेडॉन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और उसकी गहरी नीली पुतलियां थोड़ी चमकने लगीं। चेन रुई की नजरों में अबादोन का आकार धीरे धीरे धुंधला होता गया। कई आकृतियां दिखाई देने लगीं, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो सिर्फ एक ही आकृति दिखाई दी। वार्म अप लगभग खत्म हो गया है। मजा तो बस अब शुरू हो रहा है। एबेडॉन की भयावह हंसी के बीच चेन रुई की धुंधली नज़र में आकृतियां एक बार फिर से बढ़ गईं। पिछली बार से भी ज्यादा। इस बार तो मानो धुंधलापन आत्मा को भी झकझोर रहा था। कई बार दोहराने के बाद चारों दिशाओं में विभिन्न आक्रमणकारी मुद्राओं में अबादोन दिखाई देने लगे। संख्या बढ़ती ही गई और अचानक दर्जनों या सैकड़ों अवतार प्रकट हो गए। चेन रुई ने पूरी ताकत से अपना ध्यान केंद्रित किया और पाया कि सारे अबादोन गायब हो चुके थे। वह अनगिनत गहरे नीले पंखों से लिपटा हुआ था। हर पंख चाकू जैसी नुकीली कील थी। चेन रुई कुछ प्रतिक्रिया दे पाता उससे पहले ही आकाश में फैले पंख आपस में लिपट गए और चेन रुई की पीठ पर लगे तारों वाले पंखों ने उसे तुरंत एक रक्षात्मक गुंबद की तरह लपेट लिया। जब पंख तारों वाले पंखों से टकराए तो अनगिनत चिंगारियां निकलीं।
गहरे नीले रंग के पंख एक विशाल समूह की तरह थे जो एक विशेष त्वरण से घूम रहे थे। जैसे जैसे दरारें दिखाई देने लगी, तारे के पंखों पर दबाव बढ़ता गया। स्टार गार्डियन विंग्स की रक्षात्मक क्षमता सामान्य रक्षात्मक ढाल से कहीं बेहतर थी और प्रतिद्वंद्वी के हमले को पीछे हटाने का मौका अभी भी था, लेकिन बड़े व्यूह के घूमने के साथ ही एबेडॉन का हमला और भी हिंसक होता गया। अगर वह इसी तरह निष्क्रिय बना रहा तो देर सवेर स्टार विंग्स की सुरक्षा टूट ही जाएगी। हालांकि अब हर तरफ से पंख आ रहे थे, उसे अबादोन की आकृति का जरा भी आभास नहीं हो रहा था। इसी समय गहरे नीले पंखों वाले समूह में 7 विशाल सफ़ेद प्रकाश गोलियां प्रकट हुईं। वे एक विशेष शक्ति द्वारा जुड़ी हुई थीं। लगभग एक ही समय पर 7 प्रकाश गोलियां फट गईं। बैंग बैंग बैंग, पंखों का समूह ढह गया। एबेडॉन की आकृति 1 दर्जन मीटर पीछे हट गई। 12 पंख टूट गए थे और पूरे अंतरिक्ष में फैले गहरे नीले पंख भी धुंधले होकर गायब हो गए। तुम्हें कैसे पता कि मेरा छिपने का स्थान कहाँ है? अबादोन भयभीत हो गया। उसका राक्षसी पंख समूह अभी अभी आक्रमण और बचाव का एक संयोजन था। इस आक्रमण में सबसे कुशल विनाश रहस्य छिपा था। जैसे जैसे आक्रमणों की आवृत्ति बढ़ती, शक्ति भी बढ़ती जाती। बचाव की दृष्टि से उसके द्वारा किया गया आक्रमण और क्षति पूरे समूह द्वारा साझा की जाती। इस लगभग पूर्ण संरचना में एकमात्र संभावित दोष या एरेआई उसकी अपनी स्थिति थी। इसलिए उसने खुद को छिपाने के लिए सोल आइज की प्रतिभा का इस्तेमाल किया और अपनी स्थिति बदलता रहा ताकि दुश्मन उसे पहचान न सके। अप्रत्याशित रूप से इस दुश्मन ने एक ही नज़र में उसकी छिपी हुई गुप्त तकनीक को भांप लिया। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि 7 प्रकाश गोलों के विस्फोटों से निकलने वाली विनाशकारी शक्ति राक्षसी पंखेरिक के विनाशकारी रहस्य से भी ज्यादा शुद्ध थी। तुम्हें पहचानना मुश्किल नहीं है। मेरे पास कम से कम 2 तरीके हैं। हालांकि चेनरुई के शब्द एक मनोवैज्ञानिक युक्ति थे, लेकिन वह शेखी नहीं बघार रहा था। विश्लेषणात्मक आंखों के अलावा वह दुष्ट पुतली का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी की आत्मा के धोखे को भी तोड़ सकता था और प्रभावी रूप से दुश्मन की वास्तविक स्थिति का पता लगा सकता था। अबादोन की पुतलियां सिकुड़ी हुई थीं। उसके पास आत्मिक नेत्र थे, इसलिए उसे लगा कि चेनरुई के शब्द शेखी बघारने वाले नहीं थे। ये दुश्मन बहुत बड़ा खतरा है। मुझे पूरी ताकत लगाकर इससे छुटकारा पाना होगा। अबादोन ने अपनी बाहें सीधी की और मंत्रोच्चार किया। पहले जो अंधेरा आसमान था वह और भी गहरा होता गया। आसमान में चमकते बादल गायब हो गए थे और कुछ धुंधली तारों की रोशनी के साथ वह गहरा नीला हो गया था। इस तरह की तारों की रोशनी बैंगनी ध्रुव तारे के परिवर्तन की चमक से बिल्कुल अलग थी। ये बेहद अजीब लग रही थी। आसपास की जमीन अंतहीन खंडहरों और कब्रिस्तानों से भरी थी। वह घोर अंधकार में डूबी हुई थी। ठंडी हवा लगातार सीटी बजा रही थी और पूरी जमीन पर जीवन का कोई नामोनिशान नहीं था। वह बेजान लग रही थी, जो कुछ कुछ पाइथन के डूम कैलामिटी किंगडम जैसा था जो नष्ट हो गया था, लेकिन वह डूम कैलामिटी किंगडम से भी ज्यादा डरावना था। लोग बिना जागे दुनिया में जीते हैं, बेहतर है कि उन्हें नीचता से मरना चाहिए। अबादोन के हाथ में पहले से ही एक अजीब सींग था। वह सींग, जो आकाश से गाता हुआ सा लग रहा था, वह ईश्वर की तरह ही अलौकिक और अप्रत्याशित लग रहा था। वह एक बार फिर अंधकार में विलीन हो गया। चेनरुई ने आत्मा के प्रबल दबाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया। उसके शरीर में स्थित तारा शक्ति मानो दलदल में फंस गई थी, सामान्य रूप से प्रवाहित नहीं हो पा रही थी। जैसे ही सींग का नारा समाप्त हुआ, आकाश अचानक चमक उठा और एक मंद नीले तारे ने चेनरुई को सीटी बजाई। उसकी गति और शक्ति अत्यंत आश्चर्यजनक थी। आक्रमण और बचाव के इसी स्तर पर ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी पर आम लोगों को गोली का सामना करना पड़ रहा हो। बचने की लगभग कोई संभावना नहीं है। हवा की तरह तेज, चेनरुई ने तुरंत गति शक्ति को सक्रिय कर दिया। ब्रीज शैडो बूट्स की हवा से बच निकलने की शक्ति के साथ, जिसने गति को बहुत बढ़ा दिया था, उसने उसी क्षण तारे के प्रहार को चकमा दे दिया। तीव्र झटकों के बाद जमीन पर एक अतिशयोक्तिपूर्ण विशाल गड्ढा बन गया। इसके तुरंत बाद आकाश एक के बाद एक तारों की रोशनी से जगमगा उठा और अनगिनत उल्कापिंड मानो आकाश में जड़ जमाए एक विशाल उल्का वर्षा के जादू की तरह नीचे गिर पड़े। उनकी गति और सीमा बेहद आश्चर्यजनक थी। चेनरुई ने अपनी गति शक्ति का इस्तेमाल किया और बचने की पूरी कोशिश की। कुछ ही मिनटों में गति को तिगुना करने वाली 2 स्पार्कल खत्म हो चुकी थीं, इसलिए उसे विंड बॉडी को सक्रिय करना पड़ा ताकि वह इल्यूसिव डेमन शील्ड के साथ मिलकर नुकसान को कम से कम कर सके और बचता रहा। विंड बॉडी वह प्रतिद्वंद्वी की आक्रमण शक्ति का उपयोग पीछे की ओर खिसकने के लिए कर सकता है, जिससे क्षति बहुत कम हो जाती है। प्रभावी समय 10 मिनट है। चेनरुई ने निष्क्रियता से बचाव नहीं किया। विश्लेषणात्मक आंखों ने पहले ही अंधेरे में छिपी एबेडॉन की आकृति को खोज लिया था। उसकी आकृति तुरंत 3 आकृतियों में बदल गई, जिनसे एक ही समय में बैंगनी लाल रोशनी निकल रही थी। इन 3 बैंगनी रोशनियों ने एक स्वतंत्र त्रिकोणीय स्थान बनाया जिसने एबेडॉन के असली शरीर को अपने भीतर समेट लिया। तभी आकाश में चारों ओर हुई उल्कापिंडों की वर्षा में वह त्रिकोण अचानक बिखर गया।
विनाश और सृजन शक्ति का मिलन एक भयावह शक्ति में बदल गया जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया। आयाम विनाश। अबादोन के पास बचने का कोई समय नहीं था। उसका शरीर टुकड़े टुकड़े होकर टूटे हुए निर्वात में बिखर गया। उल्कापिंडों की बौछार भी धीरे धीरे थम गई। ऐसा लग रहा था कि उसने अबादोन को सफलतापूर्वक मार दिया है, लेकिन चेनरुई ने भौहें चढ़ा लीं। अबादोन का डेटा विश्लेषणात्मक आंखों में गायब हो गया, लेकिन उसने साफ महसूस किया कि ये दुश्मन न सिर्फ मरा नहीं, बल्कि उसकी सांसें और भी भयानक होती जा रही थीं। आयाम विनाश ने अबादोन को नहीं मारा। यह एक अद्भुत अंतिम चाल है। दुर्भाग्य से इस मृत्युलोक में मेरे अलावा कोई भी मृत्यु को नियंत्रित नहीं कर सकता। अबादोन की आवाज़ चारों ओर से गूंज उठी। चेनरुई को पहले ही होश आ चुका था। यह एक विशेष साम्राज्य शक्ति होनी चाहिए। आयाम विनाश की सारी शक्ति अंतरिक्ष की विचित्र शक्ति द्वारा विचलित हो जाती है। ऐसा लगता है कि यह साम्राज्य वास्तव में सरल नहीं है। अचानक चेनरुई को एक और भी खतरनाक शगुन हुआ, जब जमीन पर उल्कापिंडों की बारिश से बने गड्ढों से भारी मात्रा में काला धुआं निकल रहा था। एक भयानक सांस फैल गई। चेनरुई ने दूर से आत्मा से इसे महसूस किया तो उसे लगा जैसे उसका खून जम गया हो। ये ठंडी शक्ति उसकी आत्मा तक पहुंच गई। चेनरुई, जिसने कुछ समय पहले ही गुरदाम को भगवान बनते देखा था, इस शक्ति से अनजान नहीं था। मौत। गुरादम के पास जो मृत्यु शक्ति थी, वह आकाशगंगा में मौजूद अनगिनत आस्थाओं के संघनित मिश्रण से बनी थी। यह अबदोन से ज्यादा परिष्कृत और शुद्ध थी। अगर गुरादम अबदोन के स्तर तक पहुंच सकता था तो सिर्फ मृत्यु के मामले में ही उसे अबदोन से आगे निकल जाना चाहिए था। लेकिन अब गुरादम और अबदोन के बीच का अंतर हजारों मील जैसा था, इसलिए उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। वे गड्ढे किसी अमूर्त शक्ति से जुड़े हुए प्रतीत हो रहे थे और अजीबोगरीब प्रतीक बना रहे थे। चेनरुई एक नज़र में ही बता सकता था कि ये प्राचीन रून थे। इनका अर्थ था पाताल लोक से मृत्यु और विनाश को बुलाना। ये पता चला कि पिछली उल्का वर्षा का अंतिम उद्देश्य हमला करना नहीं था, बल्कि बुलाना था। तुम्हें कुछ तो दिखाई देना चाहिए। बुरा नहीं। एबेडॉन की आवाज़ फिर सुनाई दी। इस समय विश्लेषणात्मक आंखें अपना स्थान खो चुकी थीं। उन्हें विश्लेषण की पहुंच से बाहर या किसी खास जगह पर छिपे होना चाहिए था। मैं खास तौर पर अभी तुम्हारे मारक कदम की तारीफ करना चाहता हूं। अगर वह कदम न होता तो मैं इतनी आसानी से समन का दरवाज़ा नहीं खोल पाता। जमीन पर गड्ढे और गहरे होते गए, जिनसे एक अथाह खाई जैसी हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। उठता हुआ काला धुआं पूरे आसमान पर छा गया था। जमीन पर मौजूद रून एक साथ जुड़कर एक गहरे नीले रंग के विशाल गड्ढे में विलीन हो गए थे। छेद से निकलते काले धुएं में अनगिनत रहस्यमय आकृतियां दिखाई देने लगीं। चेनरुई को उम्मीद थी कि ये कंकाल और प्रेत जैसे साधारण मरे हुए जीव नहीं होंगे, बल्कि एक तरह के राक्षसी जानवर होंगे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये लगभग घोड़े के आकार के थे, जिनका सिर इंसानी और शरीर जानवर जैसा था। घुंघराले लंबे काले बाल थे और सोने का मुकुट पहने हुए थे। चेहरे पर इंसान के लक्षण हल्के से दिखाई दे रहे थे। मुंह में जानवर के नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। शरीर लोहे के कवच जैसे एक बाहरी कंकाल से ढका हुआ था। पीठ पर कीड़े के पंख थे और पूंछ बिच्छू की पूंछ थी, जिसमें एक तेज जहरीली डोरी थी जो काली और ठंडी रोशनी में चमक रही थी। इस राक्षसी जानवर का रूप भयानक और विचित्र था। उनके शरीर से तेज मौत और विनाश की सांसें निकल रही थीं। चेनरुई को भी खतरे का आभास हो गया था। सबसे भयानक बात यह थी कि उनकी संख्या पल भर में ही भयानक स्तर तक बढ़ गई। पलक झपकते ही वे पूरे राज्य में फैल गए। कीड़ों के पंखों के फड़कने की आवाज़ से ही चेनरुई को उल्टी और बेचैनी होने लगी। पहले मैं आपको बता दूं, ये पाताल लोक से आई हुई मरे हुए राक्षसी टिड्डियां हैं। एबेडॉन गंभीर रूप से हंसा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसे अनजान व्यक्ति से निपटने के लिए मैं अपनी सबसे शक्तिशाली चाल का इस्तेमाल करूंगा। तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, इस अनंत विपत्ति में तुम शून्य हो जाओगे। ऐसा कहते ही मरे हुए टिड्डों की सेना ज्वार की तरह चेनरुई की ओर दौड़ पड़ी। चेनरुई ने अपने पैर से थपथपाया और वह दूर आकाश में प्रकट हो चुका था। राक्षसी टिड्डियों ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की और उन्होंने बिच्छुओं की पूंछ से एक के बाद एक जहरीले डंक छोड़े। आसमान में फैले जहरीले डंक चेनरुई की ओर तीरों की बौछार की तरह बरस रहे थे। न सिर्फ गति अद्भुत थी, बल्कि घनत्व भी काफी ज्यादा था। पलटवार की तो बात ही छोड़िए, चकमा देने की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। वह गति का फायदा नहीं उठा पा रहा था। इस अत्यंत तीव्र हमले का अब स्टार गार्जियन विंग्स से बचाव नहीं हो पा रहा था। चेनरुई ने तुरंत सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक ढाल कौशल का प्रयोग किया। एक पारदर्शी गेंद तेजी से उसके शरीर के चारों ओर प्रकट हुई, जिसने जहरीले डंकों को रोक दिया। हालांकि जहरीले डंकों की तीव्रता अभी भी कल्पना से परे थी, खासकर उनकी आश्चर्यजनक संख्या। लगातार हमलों से रक्षात्मक ढाल पर सैकड़ों छोटी छोटी दरारें बहुत तेजी से उभर आईं। दरार तेजी से फैलती गई। रक्षात्मक ढाल पूरी तरह टूटने से पहले ही उसमें कई जहरीले धागों से छेद हो चुका था।
चेन रुई ने क्रोध राजा कवच के साथ मिश्रित तारा कवच पहना था, लेकिन उसका शरीर क्रोध राजा कवच से पूरी तरह ढका नहीं था। कुछ हिस्से तो साधारण तारा कवच थे जिन्हें जहरीले धागों ने बे दिया। हालांकि जहरीले धागों का आकार छोटा था, लेकिन उनकी शक्ति अद्भुत थी। घावों से एक अजीब सी शक्ति तेजी से फैल रही थी, और साथ में एक भयानक ठंडी हवा भी थी जो उसकी आत्मा को जमा सकती थी। चेन रुई लगातार कई बार कांप उठी। जहरीले डंक से होने वाली क्षति और जहर तो गौण था, सबसे ज्यादा तकलीफ डंक की ठंडक से हुई जो रूह तक पहुंच गई। उसे दबाना लगभग नामुमकिन था। चेन रुई के विचार अचानक बदल गए और वह फिर से हिल गया। पीछे हटने के बजाय वह राक्षसी टिड्डियों के झुंड पर टूट पड़ा। चून कि मुझे केवल दूर से ही निष्क्रिय रूप से हराया जा सकता है, इसलिए मुझे इन राक्षसों से नज़दीकी से निपटना चाहिए। विनाशकारी आभा प्रहार जैसे एओ कौशल काम आएंगे। चेन रुई एक बैंगनी बिजली के बोल्ट में बदल गया और राक्षसी टिड्डियों के झुंड पर टूट पड़ा। वह जहां भी गया बदसूरत राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए और काले धुएं में बिखर गए। कुछ ही चक्करों के बाद राक्षसी टिड्डे की सेना में कई बड़े अंतराल आ गए। चेन रुई को बस मामूली चोट लगी थी और उसके स्टार कवच में कई दरारें पड़ गई थीं। हालांकि चेन रुई उतना शांत नहीं था जितना वह ऊपर से दिख रहा था। उसने न केवल बहुत अधिक शक्ति खर्च की थी, बल्कि उसकी आत्मा भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। उन राक्षसी टिड्डियों का विशेष गुण बहुत अजीब था। हर बार जब वह उन पर हमला करता तो उसकी आत्मा अजीब तरह से हिल जाती। खासकर राक्षसी टिड्डियों को मारते समय उसकी आत्मा को जोरदार झटका लगता। यह विशेष गुण कुछ भयानक तैरती भूमि की भटकती आत्माओं जैसा था। वह न तो हमला कर सकता था और न ही बचाव कर सकता था, जो बहुत ही मुश्किल था। विशाल गड्ढे से काला धुआं धीरे धीरे ऊपर उठता रहा और राक्षसी टिड्डियों में परिवर्तित हो गया। चेन रुई द्वारा साफ किए गए अंतराल पलक झपकते ही भर गए। बेशक वह राक्षसी टिड्डा जो मरा नहीं था, अपने अमर और अमर होने के नाम पर खरा उतरा। चेन रुई ने भौहें सिकोड़ लीं। अगर वह इसी तरह लड़ता रहा तो देर सवेर वह थक ही जाएगा। चेन रुई ने उस अंतहीन राक्षसी सेना पर नजर डाली और प्राचीन रूनों से बने एक विशाल छेद पर रुक गया जहां से काला धुआं निकल रहा था। यही इन भयानक राक्षसों को बुलाने का स्रोत था। ये सोचकर चेन रुई का पूरा शरीर झुलसती आग की लपटों से जल रहा था। तेज सांसों से भरी चमकती लाल रोशनी में एक विशाल घुमावदार लाल रंग का विशालकाय जानवर तेजी से आकार ले रहा था। चीख के बीच सैकड़ों खौलते हुए झुलसाते अजगर की दहाड़ उस विशाल अथाह गड्ढे की ओर उड़ रहे थे। अध्याय 1159 अनंत रात्रि और गायन। काटना। शैतान की आवाज़ गूंजी और अजगर के आसपास के अंतरिक्ष में मकड़ी के जाले जैसी अनगिनत दरारें तुरंत दिखाई देने लगीं, मानो अंतरिक्ष अनगिनत तीखे ब्लेडों से बढ़ गया हो। इस काटने की शक्ति की सीमा में आने वाली हर चीज़ फट गई। अजगर का पूरा शरीर काले धुएं के एक गुबार में बदल गया। तलवार चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, वह शून्य के धुएं को चीर नहीं पा रही थी। शैतान ने भौहें चढ़ाईं। उसने पहचान लिया कि यह विनाश की शक्ति की गुप्त तकनीक थी जिसमें विनाश की उत्पत्ति की शक्ति समाहित थी। ये धुएं के एक साधारण बादल जैसा दिखता था, लेकिन धुएं के पास होने वाले सभी हमलों को एक विशेष विधि से टाला जा सकता था। इस तरह की प्रलय विपत्ति शक्ति का प्रयोग सारियल से किसी भी तरह कमतर नहीं था, जो कई वर्षों से प्रलय विपत्ति का अध्ययन कर रहा था। हालांकि इसमें प्रलय विपत्ति 7 अध्याय जैसी भयानक आक्रामक शक्ति नहीं थी, फिर भी यह एक रक्षात्मक कौशल था जो उससे कम नहीं था। पाइथन ने सारियल को कब तक मारा है? वह तो सचमुच ऐसी हालत में विनाश की विपत्ति को समाहित कर सकती है। शैतान की आंखों में भयंकरता पनप रही थी। पतन, विनाश। अंतरिक्ष विभाजित अवस्था से विकृत अवस्था में बदल गया और फिर से ढह गया, लेकिन इसका पाइथन द्वारा परिवर्तित धुंध अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि शैतान का असली इरादा पतन विनाश से पाइथन की सुरक्षा को नष्ट करना नहीं था, बल्कि इस विनाशकारी हमले का इस्तेमाल करके पाइथन को रक्षात्मक स्थिति बनाए रखने के लिए मजबूर करना था। इसके तुरंत बाद शैतान ने अपना दाहिना हाथ आकाश की ओर उठाया, जिसमें 5 उंगलियां फैली हुई थीं। आकाश में लाल बादलों से प्रकाश की किरणें चमक रही थीं, मानो बादलों के बीच से सूरज चमक रहा हो। हालांकि ये बादल, जिनमें आग की लपटें लग रही थीं, एक हरी चमक बिखेर रहे थे, एक ठंडी सांस छोड़ रहे थे जो आग की लपटों के बिल्कुल विपरीत थी। यह अंधेरे ग्लेशियर से परावर्तित ठंडी रोशनी जैसा था। शैतान का उठा हुआ हाथ सभी प्रकाश पुंजों का केंद्र बन गया और उसकी ठंडी और कठोर आवाज़ अंतरिक्ष में गूंज उठी, मेरा शरीर चमकते हुए रत्न से निकला है। प्रलय के बाद भी ये निर्दोष है। जैसे जैसे पराक्रम की ध्वनि फैलती गई, प्रकाश किरणें बदलने लगीं। वे तेजी से विघटित होकर मुड़ गईं। पलक झपकते ही वे अनगिनत सर्पाकार किरणों में विघटित हो गईं, जो अजगर द्वारा रूपांतरित धुंध की ओर आपस में गुंथती और चक्कर लगाती हुई उड़ती रहीं। वह धुंध पहले तो अमूर्त थी, लेकिन जब वह सांप जैसी किरणों से घिर गई तो वह फिर से एक स्त्री के शरीर में बदल गई। वह घनी सांप जैसी हरी रस्सियों में उलझी हुई थी। शैतान ने दिलोस्रो अवतार के साथ लड़ाई में इस कौशल को सक्रिय कर दिया था।
यहाँ तक कि डिलोस्रो भी इससे मुक्त नहीं हो सका। पतन विनाश कट। दोनों माइट्स फिर से सक्रिय हो गए। अलग अलग माइट्स के बीच इस तरह तेजी से स्विच करना और एक साथ सक्रिय होना शुरू में काफ़ी मुश्किल था, लेकिन शैतान ने इसे आसानी से कर लिया। नियंत्रण की सूक्ष्मता माइकल से भी थोड़ी बेहतर थी, जिसका सामना पायथन ने शुरुआत में किया था। अजगर हरी रस्सियों में फंस गया था। इस बार वह बचने के लिए उस गुप्त तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। वह घबराई नहीं, वह बस चुपचाप अपने आसपास तेजी से विखंडित होते अंतरिक्ष को देखती रही। एक हल्की कर्कश आवाज़ सुनाई दी। संसार में सब कुछ अस्थायी और अनिश्चित है, जो प्राप्त होता है वह खो जाता है। जब खोया शब्द का उल्लेख किया गया तो हरे रंग की रस्सियां तथा स्थान का ढहना और कटना एक ही समय में गायब हो गए। कितना अभाव हो सकता है, ये पहले से कहीं ज्यादा परिष्कृत है। यह पायथन के योग्य है। शैतान ने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि प्रशंसा में सिर हिलाया। दुर्भाग्य से मैं उस समय की गलती दोबारा नहीं होने दूंगा। यह उपराज्य मूल रूप से मेरी योजना में डार्क डिवाइनिटी मंदिर की नींव है। इसे अपनी कब्र बनने दो। तुम मुझे इतनी जल्दी मार डालना चाहती हो। तुम्हें विनाश की किताब भी नहीं चाहिए। पायथन शांत दिख रही थी, मानो वह किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रही हो जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। चूंकि तुम उसका अनुसरण कर रहे हो तो विनाश की पुस्तक उसके हाथ में ही होनी चाहिए। ये 3 साल पहले उठे कुछ संदेहों का सही उत्तर है। पता चला कि विनाश की पुस्तक हमेशा से उसके हाथ में रही है। कितनी चतुराई भरी गणना है। पायथन ने हंसते हुए कहा, जब मुझे पता चला कि आपने उसे 10 साल की सजा दी है तो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी, आपको इसका पछतावा होगा। यह जरूरी नहीं कि सच हो। पहले तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। शैतान ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे लिए अब तुम्हारा कोई मूल्य नहीं, सिर्फ एक खतरा है। अनंत रात्रि में तुम्हें बिना किसी दर्द के मरने देना एक पुराने दोस्त के तौर पर तुम्हें मेरी आखिरी श्रद्धांजलि है। ये कहते हुए शैतान ने अपनी हथेलियां कंधों पर रख लीं। उसकी निगाहें अचानक अंतहीन रात की तरह गहरी हो गईं और उसके पीछे 12 काले पंख फैल गए। मैं काले बादलों से उतरता हूँ। मेरे कारण पवित्र आत्मा की निंदा की जाती है, मेरे कारण महिमा धूमिल हो जाती है। संसार में हर कोई पाखंडी है, केवल मेरा स्वभाव ही पूर्णतः शुद्ध है। हर बार जब शैतान कोई शब्द पढ़ता तो उसका शरीर धुंधला हो जाता और पायथन के दिल में संकट की भावना और भी प्रबल हो जाती। वह वंचना शक्ति को सक्रिय करना चाहती थी, लेकिन उसकी दृष्टि पूरी तरह धुंधली हो गई थी। वह शैतान का स्थान खो चुकी थी। दृष्टि, आत्मा, जीवन, सब कुछ रहस्यमय शक्ति से भरे अंधकार में डूबा हुआ था। पायथन यह महसूस करके भयभीत हो गया कि इस अंधेरे में समय का प्रवाह अचानक अनगिनत बार तेज हो गया, आरंभ से मध्य को छोड़कर सीधे अंत पर आ गया। इस प्रकार की छोड़ने की भावना के कारण उसके द्वारा सक्रिय किए गए सभी शक्तिशाली या गुप्त कौशल किसी प्रकार के विशाल नियम द्वारा अवरुद्ध हो गए। न केवल शक्ति बल्कि जीवन भी। जीवन का फूल अपने सबसे सुंदर रूप में खिलने से पहले ही मुरझा गया। उस भावना में कुछ अकथनीय उदासी थी, लेकिन साथ ही राहत भी थी। सब कुछ अंत के अंधकार में लौट गया। ये अनंत रात्रि थी। शैतान की रात जैसी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं जब उसने अंतहीन अंधेरे में तारों की थोड़ी सी रोशनी चमकती देखी। इस प्रकार की तारों की रोशनी के साथ अंधकार अब अंतहीन का अंत नहीं था, बल्कि आशा की शुरुआत थी जो धुंधली सी दिखाई दे रही थी। तारों की रोशनी में एक धीमी सी गाने वाली आवाज़ सुनाई दी। गहरी आवाज़ एक अकेली आत्मा की आवाज़ गा रही थी, जो एक अवर्णनीय विशेष आकर्षण को प्रकट कर रही थी। इस क्षण अनंत रात्रि की गहरी उदासी मानो गायन में समा गई थी। अब सब कुछ समेट लेने की पूर्व शक्ति प्रदर्शित करना संभव नहीं था। गायन के बीच एक आकृति धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकली, जिसके पीछे खूबसूरत सितारे थे। वह चकाचौंध तो नहीं कर रही थी, लेकिन अंधेरे में जड़े किसी रत्न की तरह एक कोमल रोशनी बिखेर रही थी। अजगर की आकृति स्पष्ट होती जा रही थी। उसे देखते हुए शैतान कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी अभूतपूर्व गरिमा में अभिव्यक्ति सब कुछ समझाने के लिए पर्याप्त थी। शैतान की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन उसकी निगाहें और भी भयंकर होती गईं, मानो उसने कोई निश्चय कर लिया हो। अचानक उसने अंधकार के गीत से लड़ने के लिए अनंत रात्रि शक्ति का प्रयोग किया। इस कदम से पायथन पर जो दबाव था वह तो कम हो गया, लेकिन उसे सुकून नहीं मिला। इसके बजाय उसे सहज ही एक ज्यादा सतर्कता का एहसास हुआ, मानो कोई बड़ा खतरा आने वाला हो। पाइथन ने एक बार प्राचीन अखाड़े में माइकल से सीधा मुकाबला किया था, और शैतान की अनंत रात्रि की शक्ति अभी माइकल की सबसे शक्तिशाली चाल, शानदार प्रकाश क्षमा, जितनी ही शक्तिशाली थी, जो पवित्र प्रकाश पर्वत की आस्था के साथ विलीन हो गई थी। हालांकि शैतान की वर्तमान गति को देखते हुए ऐसा लगता है कि उसके पास अभी भी कुछ शक्ति शेष है। क्या ऐसा हो सकता है कि शैतान की शक्ति और भी ज्यादा हो? पायथन ने जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अंधकार के गीत की शक्ति को संघनित कर लिया और उसे किसी भी समय प्रक्षेपित करने के लिए तैयार हो गई। मृत्यु के राज्य में
सैकड़ों विशालकाय झुलसते ड्रैगन हवा में दहाड़ते हुए आश्चर्यजनक गति से तेजी से आगे बढ़े। वे जमीन पर बने विशाल गहरे गड्ढे की ओर नीचे गिरे। चमकती लाल रोशनी ने विशाल छेद पर सटीक निशाना साधा और एक उन्मत्त विनाश की सांस सीधे अंदर आ गई। रास्ते का स्थान कांप रहा था और सारा काला धुआं बिना किसी निशान के बह गया। हालांकि जब ऐसी शक्ति गहरी नीली गुफा में प्रवेश कर गई तो उसने कोई उतार चढ़ाव नहीं किया, मानो किसी चीज से टकराए ही न हो। बल्कि जो काला धुआं निकला वह और भी घना हो गया। पहले नष्ट हो चुकी सभी राक्षसी टिड्डियां फिर से जीवित हो गईं। पूरी धरती की मृत्यु की सांसें जरा भी कमजोर नहीं हुईं। यह एक आकर्षक चाल है, लेकिन दुर्भाग्य से इस समन द्वार के लिए किसी भी प्रकार का आक्रमण समन की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। केवल इसी से मैं अजेय हूँ। अबादोन की हंसी फिर से चारों ओर गूंज उठी। लेकिन अगर तुम आक्रमण नहीं करोगे तो तुम मरे हुए राक्षसी टिड्डों की निरंतर धारा का विरोध कैसे कर पाओगे? यह एक दर्दनाक दुविधा है। तुम्हारे दुखों का अंत करने के लिए एक दयालु मृत्यु नियंत्रक के रूप में मैं तुम्हें मृत्यु प्रदान करता हूँ। जैसे ही ये शब्द समाप्त हुए, वह समन द्वार, जो पहले एक उठता हुआ काला धुआं था, आकाश में ऊपर उठ गया और हवा में एक विशाल भ्रम पैदा कर दिया। ये कुछ अबादोन जैसा दिख रहा था। उसने अपनी पंजे जैसी हथेली फैलाकर चेन रुई की ओर हाथ हिलाया। चेन रुई के मन में एक अजीब सी शक्तिहीनता की भावना उमड़ पड़ी। वह प्रतिरोध करने और भागने में असमर्थ था, मानो सचमुच वही ईश्वर हो जो मृत्यु पर शासन करता हो। भले ही वह अंतरिक्ष में यात्रा कर सके, पर मृत्यु से बच नहीं सकता था। मरने के इंतजार का यह एहसास बस क्षणिक था और फिर उसकी जगह एक बेहद खतरनाक एहसास ने ले ली। चेन रुई, जिसने कई लड़ाइयां देखी थीं, तुरंत समझ गया, यह अबादोन की आत्मा की शक्ति ही होगी। इस समय विशाल पंजा चेन रुई से 5 मीटर से भी कम दूरी पर था और चेन रुई के स्टार कवच में तेज हवा के दबाव से कई दरारें पड़ गईं। कुछ हिस्सों से खून भी निकला। जब वह टुकड़े टुकड़े होने ही वाला था तो काला धुआं, राक्षसी टिड्डियां, विशाल पंजा, सब कुछ अचानक धीमा पड़ गया। जब धीमापन सामान्य हुआ तो चेन रुई गायब हो चुका था। उसी समय ऊपर से एक हल्की लाल प्रकाश किरण निकली, जो अबादोन के विशाल भ्रम को भेदती हुई निकली। इस प्रकाश किरण में विनाशकारी शक्ति थी, यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी इससे आधा बढ़ गया था। सच्चा लाल विलुप्ति। वह मायावी शक्ति एक क्षण के लिए रुकी और फिर ढह गई। चेन रुई साफ देख सकता था कि अबादोन की मायावी शक्ति असल में अनगिनत मरे हुए राक्षसी टिड्डों से बनी थी। फिर भी इन टिड्डों में अमरता का एक विशेष गुण था। अगर उन्हें धुएं में बदल भी दिया जाए तो वे तुरंत फिर से संघनित हो जाती थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली समय शक्ति होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि शैतान तुम्हें इतना महत्व देता है। तुम्हारे पास विनाशकारी शक्ति की भी दुर्जय शक्ति है, लेकिन दुर्भाग्य से शैतान से मुकाबला करने का तुम्हारा कोई मौका नहीं है, क्योंकि तुम मुझसे मिले अंधकार में मृत्यु दूत अबादोन। यह मृत्यु का साम्राज्य परिपूर्ण है। समय भी मृत्यु को केवल अस्थायी रूप से टाल सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता। धुएं के बीच अबादोन का विशाल भ्रम फिर से सघन हो गया। डार्क डेथ एंजल एबेडोन, मुझे ये नाम याद है। चेन रुई ने गहरी सांस ली और पूरी तरह शांत हो गया। तुम मेरे अब तक के सबसे अजीब प्रतिद्वंद्वी हो। मृत्यु का ये साम्राज्य भी गहरा है। मेरे विचार से सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला समन द्वार ही समन को रोकने का दोष या स्रोत प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यही सबसे मजबूत बिंदु है। हालांकि मुझे तुम्हें सचमुच हराने का एक तरीका मिल गया है। आरएस अध्याय 1160 पागल, तुम मुझे हराओगे? अबादोन तिरस्कारपूर्वक हंसा। बेतुका, इस उत्तम राज्य में कोई कमजोरी ही नहीं है। तथाकथित पूर्णता बस यही है कि खामियों को अच्छी तरह से छिपाया जाता है। चेन रुई की आंखों में आत्मविश्वास चमक उठा। यह अभी भी समन द्वार है। ये जगह जो सबसे कमजोर लगती है लेकिन वास्तव में सबसे मजबूत है, असल में सबसे बड़ी गलतफहमी है या एक जाल है। यही असली कमजोरी भी है। आप अपनी ताकत और कमजोरियों को एक ही बिंदु पर रखते हैं। झूठ और असली दिखावटी, ये प्रतिद्वंद्वी की धारणा और निर्णय को धुंधला कर सकता है। ये वाकई एक बहुत ही चतुराई भरा लेआउट है। हम बकवास कर रहे हो, चाहे जैसे भी समनिंग गेट पर हमला करो, नतीजा वही होगा जो पहले था। पहले चेन रुई ने अपना सिर हिलाया। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि तरीका गलत था। तुम्हारे इस राज्य में बाकी गुण शक्तियों के लिए, चाहे वह समय हो या विनाश, मृत्यु एक पूर्ण अस्तित्व है। इसलिए पिछले हमले के लिए केवल 2 शक्तियों के सामने मृत्यु सापेक्ष है, जीवन और मृत्यु। ऐसा कहते ही चेन रुई के हाथों में एक काली ज्वाला प्रकट हुई। इस ज्वाला में प्रबल जीवन शक्ति थी और साथ ही उसके आसपास का स्थान हरियाली से भर गया। इस शक्ति के प्रभाव से उसकी चोटें जल्दी ठीक हो गईं। सभी प्रकार की असहज स्थितियां गायब हो गईं। 4 राज्यों में से एक, स्प्रिंग किंगडम, जिसमें निर्वाण शक्ति शामिल थी,
एबेडॉन का स्वर थोड़ा ज्यादा तिरस्कारपूर्ण था। इस तरह की जीवन शक्ति देखने में तो असली लगती है, लेकिन बदकिस्मती से ये सिर्फ एक रूप है। ज्यादा से ज्यादा ये तुम्हें कुछ देर तक टिकने देगी। अगर तुम कहते हो कि यह मेरी मृत्यु शक्ति को तोड़ सकती है, तो तुम खुद को धोखा दे रहे हो। वास्तव में जीवन शक्ति का ये स्तर आपके राज्य को कुचलने के लिए पर्याप्त नहीं है, और संबंध द्वार की कमजोरी को उत्तेजित करना भी लगभग असंभव है। चेन रुई ने इनकार नहीं किया। तब केवल एक ही रास्ता बचा है, मृत्यु की शक्ति। बकवास। इस राज्य में मैं ही एकमात्र स्वामी हूं जो मृत्यु को नियंत्रित करता है। अबादोन के शब्द अचानक समाप्त हो गए, क्योंकि इस समय चेन रुई के पीछे एक तारामंडल दिखाई दिया। बड़े और छोटे तारों का एक क्षेत्र एक मंद प्रकाश से चमक रहा था, जो सामान्य तारों से अलग था। तारों का वितरण विशेष नियमों का पालन करता था। वे एक दूसरे से जुड़े हुए प्रतीत होते थे। अबादोन को यह विश्वास करने में असमर्थता थी कि तारों के इस समूह में उसकी परिचित विश्वास शक्ति निहित थी, मृत्यु। इस प्रकार का विश्वास इतना शुद्ध था, यह उस अंधकार में मृत्यु दूत के मृत्यु संबंधी विश्वास से भी अधिक ऊंचा था। चेन रुई ने जो सक्रिय किया वह गुरदाम के पास मौजूद मृत्यु नक्षत्र की शक्ति थी। ये ऑल स्टार गॉड्स व्यू के प्रासंगिक रहस्यों में से एक था जिसे उसने हाल ही में समझा था। गैलेक्सी डिविनिटी टेम्पल के सर्वोच्च नियंत्रक के रूप में एक सीमित समय सीमा के भीतर वह सुपर सिस्टम स्टार गॉड्स की नक्षत्र शक्ति को प्रवाहित कर सकता था और स्वयं के साथ एकीकृत होकर सबसे शक्तिशाली शक्ति का प्रयोग कर सकता था। मृत्यु नक्षत्र बैंगनी ध्रुव तारा परिवर्तन की शक्ति से सक्रिय हुआ, जो छद्म देवता का चरम चरण था, जो गुरदाम द्वारा स्वयं प्रक्षेपित किए गए चरम चरण से कहीं अधिक था। निस्संदेह ग्रह पर देवता द्वारा प्राप्त विश्वास जितना अधिक और शुद्ध होता, चेन रुई को उतने ही अधिक बफज मिलते और उसकी शक्ति उतनी ही प्रबल होती। गुरदाम बहुत समय से ईश्वर नहीं था, लेकिन मृत्यु हमेशा से जीवन का सबसे पूजनीय अस्तित्व रही थी। इसलिए वेरोनिका के प्रयासों से मृत्यु की आस्था शक्ति अल्प समय में ही आश्चर्यजनक स्तर तक फैल गई थी। ये सिर्फ एक भ्रम है। अबादोन चिल्लाया, नरक में जाओ। अनगिनत मरे हुए राक्षसी टिड्डियों द्वारा संघनित विशाल प्रेत ने चेन रुई पर फिर से हमला किया, और चेन रुई, जो मृत्यु नक्षत्र के साथ विलीन हो गई, एक अंधेरे स्टारलाइट में बदल गई, सीधे प्रेत की ओर दौड़ी। एबेडॉन का विशाल पंजा तारों की रोशनी से छेदा गया और एक बड़ा सा छेद हो गया। पहले के विपरीत छेद के पास का काला धुआं तारों की गहरी रोशनी में समा गया था। उसे तुरंत वापस नहीं लाया जा सका। कुछ ही समय में अंधेरे तारों की रोशनी एबेडॉन के भ्रम को भेद चुकी थी, और वह सीधे जमीन पर बने विशाल संबंध द्वार की ओर उड़ गई। अनगिनत मरे हुए राक्षसी टिड्डे तारों की रोशनी की ओर बेताब होकर उमड़ पड़े। वे मौत से भी बेखौफ थे। चेन रुई पर काफी दबाव था, लेकिन उसे अबादोन का डर ज्यादा महसूस हो रहा था, इसलिए वह और भी दृढ़ हो गया। जब वह समन द्वार से एक कदम दूर था, तो अबादोन ने अपनी सारी गुप्त कलाएं और शक्तियां किसी भी कीमत पर सक्रिय कर दी और चेन रुई को रोकने की पूरी कोशिश की। अगर वह अंदर घुस भी जाता तो उसे गंभीर चोटें लगतीं। बूम! समन द्वार के पास पहुंचने के आखिरी क्षण में चेन रुई का शरीर आखिरकार अबादोन की शक्ति से कुचला गया। अबादोन ने बस राहत की सांस ली, फिर उसने देखा कि वह शरीर अनगिनत मक्खियों में बदल गया और आगे की ओर उड़ता रहा। पृथ्वी बिल्ला नहीं, एबेडॉन चौंक गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, मक्खियां पहले ही समन गेट में घुस चुकी थीं। कुछ ही सेकंड बाद मृत्यु का साम्राज्य अचानक शांत हो गया। उठता हुआ अनगिनत काला धुआं और मरे हुए राक्षसी टिड्डियां सब चमकते हुए जीवों में बदल गए, फिर एक के बाद एक टूटकर बिखर गए। उसी समय विशाल समन द्वार टूटने लगा। पलक झपकते ही सब कुछ धूल में बदल गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। एबेडॉन की आकृति अंतरिक्ष में फिर से प्रकट हुई, जोर जोर से हाँफ रही थी। उसने दांत पीसकर चेन रुई की ओर देखा। अरे यार, तुमने तो मेरा समन द्वार ही तोड़ दिया। हालांकि तुमने अभी जो मृत्यु शक्ति प्रक्षेपित की है, उसे अंत तक बनाए रखना मुश्किल है, वरना मुझे गंभीर चोट लग जाएगी। जाहिर है तुम उस शक्ति को फिर से सक्रिय नहीं कर पाओगे। इसके विपरीत मृत्यु का साम्राज्य वास्तव में नष्ट नहीं होगा। समन द्वार जल्द ही फिर से जन्म लेगा। उस समय मैं तुम्हें उस समय नहीं है, चेन रुई ने स्पष्ट रूप से कहा, क्योंकि आपका राज्य पूरी तरह से ढहने वाला है। अबादोन जवाब देने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र चेन रुई की आंखों से मिली। छद्म देवता की दृष्टि की चरम अवस्था भयावह थी। अबादोन ने पल भर में ही साफ देख लिया था कि उन पुतलियों में क्या है। आकाशगंगा। इस दुश्मन की नज़र में अबादोन ने अनगिनत तारों को एक विशाल आकाशगंगा बनाते देखा जो अंतहीन थी। पिछला मृत्यु तारा समूह तारामंडल उनमें से एक है, लेकिन यह अनंत आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। 1 दर्जन से ज्यादा तारामंडल हैं जिनकी शक्ति समान है। अबादोन की आत्मा कांप उठी। उसके मन में एक अभूतपूर्व संकट का भाव था। तभी उसने आकाशगंगा को फिर से देखा, दुश्मन की आंखों में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के पीछे। वास्तविक अंतहीन आकाशगंगा। मृत्यु के राज्य के बाहर पायथन अभी भी शैतान का सामना कर रहा था।
हालांकि अंधकार के गीत की शक्ति चरम पर पहुंच चुकी थी, फिर भी पायथन शांत और तैयार था। उसके सामने शैतान चुपचाप मंडरा रहा था, उसकी नज़रें पायथन पर गड़ी हुई थीं। हालांकि उसके आसपास कोई शक्ति का झोंका नहीं था, मानो उसने लड़ना पूरी तरह छोड़ दिया हो, लेकिन इससे पायथन के मन में अशुभ संकेत और भी प्रबल हो गए। वह पहले भी घायल हो चुकी थी, इसलिए अगर वह इस समय पूरी ताकत से हमला करती तो यह एक हताशा भरा कदम होता। अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो वह भागने की शक्ति भी खो देगी। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि अब वह समय नहीं था जब वह शैतान और अबादोन से घिरी हुई थी और उसके पास पूरी ताकत लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे बस समय को थोड़ा और बढ़ाना था और चेनरुई द्वारा अबादोन को हराने का इंतजार करना था। इसलिए उसे डटे रहना था। कम से कम वह चेनरुई के लिए खतरा बनने वाली बंधक तो नहीं बन सकती थी। जब पायथन सतर्क हुआ तो उसने अचानक पाया कि आसपास का वातावरण घुटन भरा हो गया है। उत्पीड़न का अस्पष्ट एहसास और भी गहरा होता जा रहा था। शैतान की गहरी काली पुतलियों से लाल रोशनी चमक उठी और उसके पीछे एक विशाल वस्तु प्रकट हुई। यह एक चक्रिका थी जिसके बीच में एक विशाल सूचक था। पहली नज़र में ये घड़ी जैसी लग रही थी। उस चक्रिका पर अनगिनत सुनहरे चिन्ह उकेरे हुए थे। वे प्राचीन रून नहीं थे, बल्कि एक अलग अर्थ वाले रून थे। पायथन की शक्ति से वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि इन रूनों में अनंत रहस्य और शक्ति समाहित है। विशाल सूचक काला था और सांप के आकार का था। शैतान सूचक पर ऐसे खड़ा था मानो वह चक्र के साथ एक हो। पूरी चक्र की शक्ति सबसे ऊपर थी, यहाँ तक कि अजगर भी उसे केवल ऊपर ही देख सकता था। तुम सचमुच चांदी के बक्से के पूर्व स्वामियों में से एक होने के नाते पायथन पहले ही समझ चुकी थी कि यह किस प्रकार की शक्ति है। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। तुम विनाश की पुस्तक में विलीन हो जाओ। शैतान ने पाइथन को ठंडेपन से देखा। तुम्हें गर्व होना चाहिए। तुम पहले विरोधी हो जिसने मुझे ये शक्ति सक्रिय करने दी। नहीं, तुम विनाश की पुस्तक को अभी विलय नहीं कर सकते। तुमने जो विलय किया है वह विनाश के पात्रों का 2/3 है, इसलिए तुम विनाश की पुस्तक के उन 2 पृष्ठों की शक्ति का उपयोग कर रहे हो। पायथन की नज़र शैतान पर टिकी हुई थी। ये प्रक्रिया आत्महत्या से अलग नहीं है। अगर एक भी गलती हुई तो तुम्हारा शरीर और आत्मा विनाश की पुस्तक में समा जाएंगे। यहाँ तक कि माइकल, जिसके पास पूरी सृष्टि की पुस्तक है, भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। लगता है पागल शब्द तुम्हारे लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा। माइकल जैसा किरदार मेरी बराबरी कैसे कर सकता है? शैतान ने गर्व से कहा और धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए। सूचक एक पायदान नीचे खिसक गया। पाइथन को एहसास हुआ कि वह स्थान तुरंत उस मूल शक्ति से भर गया है जो सब कुछ नष्ट कर सकती है। वह अंधकार का गीत जो वह बना रही थी बेवजह कांप उठा और तेजी से बिखरने लगा। अगर तुम इस तरह की वर्जित शक्ति का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लगता है तुम आज मुझे मार डालने पर तुले हो। फिर तुम जो चाहो कर सकते हो। घबराने के बजाय पाइथन हंस पड़ा, क्योंकि अंधकार के गीत की शक्ति तेजी से बदलने लगी और शरीर को घेरने वाली सफ़ेद रोशनी की एक गेंद में बदल गई। जैसे ही सफ़ेद रोशनी की सांस बाहर निकली, पास में मौजूद विनाशकारी शक्ति अचानक थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई। शैतान को भी खतरे का गहरा एहसास हुआ। यह सृष्टि है। इस बार चौंकने की बारी शैतान की थी। तुम्हारी सृष्टि का इतना उत्तम और संपूर्ण स्रोत कैसे हो सकता है? क्या ये सृष्टि की पुस्तक हो सकती है? अजगर ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और वह अचानक मुस्कुराए। हालांकि मेरी सृजन शक्ति विनाश पुस्तक से कहीं कमतर है, फिर भी यह सृजन पुस्तक की वास्तविक मूल शक्ति है, जबकि तुम्हारी विनाश पुस्तक पूरी नहीं है। ऐसे में तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर सृजन पुस्तक और विनाश पुस्तक की उत्पत्ति आपस में टकरा जाएं तो क्या होगा? तुम मर जाओगे। ये सही है, लेकिन तुम भी मर सकते हो। कम से कम तुम गंभीर रूप से घायल तो हो जाओगे और विनाश की पुस्तक पर भी तुम्हारा नियंत्रण नहीं रहेगा। पाइथन बोलते बोलते सफ़ेद रोशनी और भी शुद्ध होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई झिझक ही न हो। अगर दोनों पक्षों की शक्तियों में से कोई भी सृष्टि या विनाश की पुस्तक की मूल शक्ति न होती तो ऐसा विनाश नहीं होता। संयोग से शैतान के पास विनाश की पुस्तक थी। इस बीच पाइथन ने सृष्टि की पुस्तक की सृजन शक्ति को समझ लिया जब वह चेनरुई की आत्मा के साथ विलीन हो गई। शैतान पाइथन के चारों ओर फैली बेहद खतरनाक सफ़ेद रोशनी को घूरता रहा और बार बार सोचता रहा। आखिरकार उसकी आंखों की लालिमा थोड़ी कम होते ही उसने विनाशकारी शक्ति का प्रसार रोक दिया। फिर चलो साथ साथ मरते हैं। पाइथन मुस्कुराया और उसके सीधे सादे वाक्य ने शैतान को बुरी तरह चौंका दिया। सफ़ेद रोशनी अचानक बेहद तेज तरीके से फैल गई, जिससे एक विशाल जलती हुई लौ बन गई जिसने पाइथन को घेर लिया। यहाँ तक कि उसके पीछे के पंख भी पूरी तरह सफ़ेद हो गए। शैतान को उम्मीद नहीं थी कि पाइथन इतना पागल हो जाएगा। विनाश की पुस्तक कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जिसे आसानी से रद्द किया जा सके। दूसरी शक्तियों पर स्विच करने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वह उससे निपट ही सकता था। इस क्षण पूरी अंधेरी भट्टी अचानक जोर से कांप उठी। दूर जमी हुई काली जगह से अचानक अत्यंत तीव्र तारों की रोशनी निकली।
अगले ही क्षण तारों की रोशनी से वह घना काला स्थान पूरी तरह से बिखर गया। वह घनघोर अंधकार में स्थान अबादोन का राज्य था। शैतान और अजगर के बीच हुए पिछले युद्ध के परिणाम भी उस राज्य को हिला नहीं पाए थे, लेकिन अब वह नष्ट और तबाह हो चुका था। पाइथन उस अतुलनीय चमकते तारों की रोशनी को घूर रही थी, उसकी आंखों में धड़कते हुए वैभव की झलक दिखाई दे रही थी। सृष्टि की धधकती हुई श्वेत ज्वाला अंततः थमने लगी। लगता है इस बार हमें मरना नहीं पड़ेगा।